Hello everyone. Current affairs plays very important role in your CLAT preparation, but simultaneously daily Hindu analysis consumes a lot of time. But you need not worry. You only need to attend the daily Hindu analysis on the YouTube channel of Rajendra Law Academy and saves a lot of time for your preparation. And also you need not worry about the notes. You will get the daily PDF notes of the important articles which is there in the newspaper. You only need to join the Telegram channel of Rajendra Law Academy. You will find the Telegram channel in the description box of this YouTube video. And before starting, let me start with the very beautiful Punjabi quote. ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ. Only those who lack courage sit around and blame their destiny and luck. But those who are truly determined will always find a way out to sprout even by tearing the solid rocks. So always be confident, be determined, and move towards your target with full confidence. So let's start with today's newspaper, 15th May 2026. This is the first news on the first page. Unseasonal storms, rain leave 111 dead. So ये न्यूज हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट यू नीड टू नो अबाउट इट. हुआ क्या है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक तूफान, मतलब बेसिकली नॉट, आई विल नॉट से कि साइक्लोन आया, बट स्टॉर्म आया, ठीक है. एंड उसकी वजह से काफी पेड़ अपरूट हो गए, इलेक्ट्रिकल पोल्स जो हैं वो गिर गए, पेड़ गिर गए, अपरूटेड, द ट्रीज वर अपरूटेड एंड द इलेक्ट्रिकल पोल्स वर अपरूटेड, एंड ड्यू टू विच 111 people are dead because of this storm. And जिसकी वजह and 72 people are injured in Uttar Pradesh. So it is all, the stronger, the extreme climate events are happening because of the climate change. कभी बाढ़ आ जाती है, कभी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स आ जाते हैं, कभी स्टॉर्म्स इतने तेज आ जाते हैं कि भाई पेड़ तक अपरूट हो जाते हैं और फिर कई लोगों की जान भी चली जाती है. सो मूविंग अहेड, और ये न्यूज हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि केरला के अंदर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जो है मेजॉरिटी सीट्स जीती थी एंड यूडीएफ वहां पर गवर्नमेंट बनाने जा रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की जो मेजॉरिटी थी, एंड यूडीएफ में कांग्रेस इज द प्लेज अ मेजर रोल. सो वहां पर तीन जो कैंडिडेट थे जिनके बीच में टसल चल रही थी कि कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनेगा, एंड फाइनली द इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड. And Sathisan, basically VD Sathisan, this person has been chosen as the chief ministerial candidate face in the Kerala. So UDF का CM face जो है VD Sathisan है, and the other two people who were in the race were KC Venugopal and one more was there, Chentiala, but this person has been chosen as the chief minister face. Now moving ahead, in the UK ministers quit. So लेबर पार्टी की गवर्नमेंट है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, एंड कियर स्टार्मर जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं. अभी हाल ही में वहां पर लोकल इलेक्शंस हुए थे, जैसे हमारे इंडिया में म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, तो वहां पर भी लोकल इलेक्शंस हुए थे और वहां पर लेबर पार्टी जो है उनको डिफीट फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से लेबर पार्टी की जो अप्रूवल रेटिंग्स है काफी कम हो गई है, बेसिकली कियर स्टार्मर की भी. तो वहां के उनके मिनिस्टर ने क्विट कर दिया है, और इवन कियर स्टार्मर के ऊपर भी ये प्रेशर है कि भाई उनको रिजाइन कर देना चाहिए, जबकि उन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया है. नाउ मूविंग अहेड, ये न्यूज हमने कल भी देखी थी कि कर्नाटका के अंदर स्कूल्स के अंदर आप लिमिटेड फेथ मार्कर्स पहन सकते हैं. लिमिटेड फेथ मार्कर मतलब आप एक लॉकेट पहन सकते हैं, या मतलब मिनिमल से आप फेथ मार्कर्स पहन सकते हैं. तो इसके बारे में हमने 14 मई के न्यूज़पेपर में ये चीज डिस्कस की थी. नाउ मूविंग अहेड, और ये हो गया स्टॉर्म वाली न्यूज, और ये हो गई आपकी केरला के अंदर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट. नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट न्यूज. इसके ऊपर कल के न्यूज़पेपर के अंदर जो है ब्रॉड डिटेल्स आएंगी कि भाई जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो चाइना गए थे टू मीट द चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग. एंड यू नो दैट यूएस एंड चाइना दे आर इनटू अ ट्रेड वॉर चल रही है उनके बीच में, बिकॉज यूएस जो है वो compete करता है फियर्सली चाइना के साथ, ताकि चाइना जो है वो अपनी हेजीमनी क्रिएट ना कर ले. सो अब वहां पर ट्रंप और यूएस और चाइना के बीच में डिस्कशन हुई, जो वेस्ट एशिया के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, जो ईरान के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो ब्लॉक किया हुआ है. तो ट्रंप ने चाइनीज प्रेसिडेंट को ये बोला कि दैट यू शुड एक्सरसाइज योर क्लाउट ओवर द ईरान. ईरान, क्योंकि ईरान से बहुत ज्यादा तेल खरीदता है ना चाइना, तो चाइना ऑयल परचेज करता है ईरान से. तो फिर इन्होंने बोला कि आप ईरानियन जो हेड है, जो लीडर है इस टाइम पे, मोजाताबा खामेनी जो है उनके सुप्रीम लीडर हैं, और बाकी उनको आप कन्विंस करिए, या फिर उनको आप बोलिए कि भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो ओपन करें. द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइनीज अपीयर टू कम टू एन अनईजी ट्रूस. ट्रूस होता है कि भाई लड़ाई बंद करो, अनईजी ट्रूस एट लीस्ट फॉर नाउ ऑन ट्रेड,
तो ट्रेड में जो उनकी ट्रेड वॉर चल रही थी उनके बीच में अब कह रहे हैं कि भाई बेसिकली चाइना जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर जो है वो डोमिनेंट प्लेयर है पूरी दुनिया के अंदर। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिससे जो है बेसिकली लिथियम, कोबाल्ट, जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, जिसमें ईवी जो हम रेवोल्यूशन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, इवन डिफेंस टेक्नोलॉजीज के अंदर उन एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, आपके मोबाइल फोन्स के अंदर, तो जो ये आपके सेमीकंडक्टर्स हो गए, ये चिप्स वगैरह हो गई, तो उन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट से बनती है। तो फिर चाइना ने ये बैन लगा दिया है कि भी रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो अमेरिकन कंपनीज को नहीं भेजेंगे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप रिलेशंस को डिसेंट टू, तो चाइनीज प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी मांग ये है कि भाई ताइवान ताइवान को लेकर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और अभी हाल ही में यूएस एक डिफेंस डील करने वाला है ताइवान के साथ, जिसमें वो ताइवान को कुछ वेपन वगैरह बेचेगा। तो चाइना ने ये बोला कि दिस इज अ रेड लाइन, ये हमारी लाल लकीर है, अगर आप ताइवान को हथियार बेचोगे तो यूएस के साथ हमारे रिलेशन जो हैं वो पहले से टेंस हैं, तो वो क्लैशेस में बदल जाएंगे, फिर ओपन क्लैशेस होने के चांसेस हैं। तो आप ताइवान को हथियार नहीं बेचेंगे, मतलब वो यूएस को यही अपील है चाइना की तरफ से। और ताइवान बेसिकली क्या है, ताइवान जो है वो अगर आप मैप देखेंगे तो, अगर आप मैप देखेंगे तो दिस इज द मैप ऑफ चाइना एंड दिस इज द ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसको ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना इसके ऊपर डायरेक्ट रूल करता है, बट चाइना क्लेम करता है कि ये जो ताइवान है ये मेरा ही पार्ट था पहले, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने बोला हिस्ट्री के अंदर हमारे ही पूर्वज इसके ऊपर राज करते थे। और बाद में यहाँ पर ताइवान ने जो है, एक पार्टी थी ताइवान के अंदर, उन्होंने यहाँ पर अपना रूल एस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पर ताइवान जो है वहां पर डेमोक्रेसी यहाँ पर एस्टेब्लिश की हुई है। बट चाइना कहता है कि मैं इसको टेक ओवर कर लूंगा इवन बाय फोर्स, मैं माय मिलिट्री फोर्स भी इसको टेक ओवर कर लूंगा। और एक दिन आप यू विल सी कि चाइना जो है बाय मिलिट्री फोर्स ताइवान को टेक ओवर कर सकता है, जितना एग्रेसिव चाइना हो रखा है ताइवान को लेकर। जब भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी आता है, और ताइवान फॉरेन डिग्नेटरी ताइवान के अंदर अगर आता है, तो यूएस से भी गए थे, नैन्सी पेलोसी गए थे 1-2 साल पहले। तो चाइना जो है फ्यूरियस हो जाता है कि भाई इसको आप अलग देश रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना, अगर यहाँ किसी ने आना है तो आप चाइना में आइए। तो और ताइवान के अंदर बेसिकली जो लीडरशिप है वो कहते हैं कि नहीं, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ चाइना, वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो यहाँ पर अब ये यूएस जो है ताइवान के साथ एक डिफेंस डील करने वाला है, जिसको चाइना ने पोज किया है। Now, this was an important thing which was discussed between the two leaders, and the readouts suggested both sides has merely underlined their respective positions on the Taiwan. तो दोनों ने अपनी अपनी positions ताइवान के ऊपर ये चीज क्लियर करी है। Then White House statement said both did agree on the need to keep Strait of Hormuz open. तो Strait of Hormuz को ओपन करने की बात करी गई, ताइवान के ऊपर बात की गई। देन उसके बाद uh, जो ट्रम्प हैं उन्होंने शी जिनपिंग को इनवाइट किया है कि आप यूएस में आइए, तो सितंबर के अंदर चाइनीज प्रेसिडेंट यूएस जाएंगे। देन उसके बाद और भी इनके बीच में मीटिंग्स होने वाली हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट भी होने वाला है। देन उसके बाद G20 समिट होगा। तो इन सब समिट्स के अंदर भी जो है यूएस प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट जो है ये मिलेंगे। अब बोथ द कंट्रीज हैड ट्रेडेड ब्लोज इन एन ऑनगोइंग ट्रेड वॉर। तो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड वॉर एंड टेक्नोलॉजी वॉर चल रही है। फॉर यूएस बिजनेसेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो यूएस की जितनी कंपनीज हैं उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं चाइनीज कंपनी, क्योंकि चाइना के पास ऑलमोस्ट 70 to 80% का कब्जा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। रेयर अर्थ एलिमेंट्स दूसरे देशों में भी पाए जाते हैं, बट उनको प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी सिर्फ चाइना के पास है। तो अर्थ से निकालना और उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस करके उसको प्योरिटी में लेके आना और उसके बाद उसको यूज करना, तो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, जिसकी वजह से चाइना जो है सप्लाई चेन डिसरप्शन अगर वो कर देगा तो ये आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स दूसरे देशों को किसी को नहीं मिल सकते। तो यूएस की फर्म्स के ऊपर उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। एंड अमेरिका ने भी कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा रखे हैं विद रिगार्ड टू द सेमीकंडक्टर्स। जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं जो आपके लैपटॉप, टैब, मोबाइल फोन, इवन गाड़ियों में भी यूज होते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं यूएस कंपनी चाइनीज को नहीं बेचेंगे, और चाइनीज जो है रेयर अर्थ एलिमेंट जो है अमेरिका में नहीं जाने देंगे। सो टुमारो न्यूज़पेपर में हमें पता चलेगा कि भाई इसके अंदर क्या चीज है। देन उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि मणिपुर के अंदर दोबारा से अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, और मैंने आपको कल के न्यूज़पेपर में भी बताया था, आई थिंक कल के या डे बिफोर यस्टरडे में बताया होगा, कि जिसके अंदर मणिपुर के अंदर पहले मीतीज एंड कुकीज के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट था, मीतीज एंड कुकीज।
तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मणिपुर के अंदर 3 एथनिक कम्युनिटीज रहती हैं। एक है नागास, एक है मीतीज और एक है कुकीज। कुकीजो बोलते हैं इनको क्योंकि इनका ओरिजिन जो है कुकीजो बोलते हैं इनको। और इनका ओरिजिन म्यांमार के अंदर बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं उनसे जो है इनका रिलेशन है। नागास जो है वो भी रहते हैं मणिपुर के अंदर। नागास नागालैंड में भी रहते हैं और मणिपुर में भी रहते हैं। नागास एक डिफरेंट एथनिसिटी है, कुकीज और डिफरेंट एथनिसिटी है और मीटीज डिफरेंट एथनिसिटी है। एथनिसिटी एक ब्रॉडर टर्म होती है। एथनिसिटी के अंदर रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, फूड, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स सब डिफरेंट, मतलब एक ब्रॉडर टर्म है। तो नागास की बोली, पहरावा, खाना और ये सब चीजें डिफरेंट है। कुकीज की डिफरेंट है, मीतीज की डिफरेंट है। तो ये 3 डिफरेंट एथनिसिटी रहती हैं मणिपुर के अंदर। तो पहले जो है कुकीज और मीतीज के बीच में लड़ाई चल रही थी। अब मीतीज प्रीडोमिनेंटली जो है वो हिंदूज हैं, हिंदू कम्युनिटी मतलब हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं। कुकीज क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, एंड नागास भी क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। और इनके बीच में दिक्कत ये चल रही थी कि कुकीज जो है ना मणिपुर के अंदर हिली एरियाज में रहते हैं, जहाँ हिल एरिया वहां रहते हैं। और जो मीटीज हैं वो वैली एरिया में रहते हैं। तो बेसिकली जो भी अगर हिली स्टेट कोई होगी तो ऐसे अगर हिल एरिया है तो ऐसे वी टाइप की शेप होती है। जो ये वैली एरिया होता है ये प्लेन एरिया होता है। तो ये उस स्टेट के अंदर प्लेन एरिया होगा। यहाँ पर मीटीज का जो है मेजोरिटी है। मीटीज के यहाँ पर मेजोरिटी में मीटीज रहते हैं और हिली एरियाज में कुकी रहते हैं, ठीक है। हिलीज एरिया में कुकी रहते हैं। अब मीतीज जो है वहां पर बहुत ही डोमिनेंट क्लास है। इकोनॉमिकली भी वो एडवांस्ड है, ठीक है, पैसा भी उनके पास ज्यादा है। और पॉलिटिकली भी वो एडवांस है। वहां की सरकार के अंदर मीतीज की बहुत ज्यादा जो है डोमिनेंस है। और मीतीज का ही चीफ मिनिस्टर है, आपको पता ही है, युमनाम सिंह खेमचंद, ठीक है। युमनाम सिंह खेमचंद जो है नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर। और 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं, 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स आर देयर। एक तो लॉसी दिखो है, एक लॉसी दिखो है और एक और है, उनका नेम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। और देन उसके बाद यहाँ पर अब हुआ क्या था कि कुकी जो थे वो ट्राइबल होते हैं, ये ट्राइबल है। तो इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है। मीतीज जो है वो ट्राइबल नहीं है, वो जनरल कैटेगरी में ही माने जाते हैं। तो मीटीज क्या है कि वो ना हिली एरियाज में जमीन नहीं खरीद सकते। तो हिली एरिया में जमीन नहीं खरीद सकते तो बस वो वैली में ही रह सकते हैं। तो वो डिमांड कर रहे थे मीटीज की हमें जो है शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। मणिपुर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट के अंदर या मे बी एक ऑर्डर निकाला जिसके अंदर उन्होंने बोला कि मीटीज को शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस दिया जाए। जब ये बात हुई तो कुकीज जो है वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो गया। उन्होंने बोला पहली बात, मीटीज वैसे भी वहां पर डोमिनेंट क्लास है। मीतीज के बाद इकोनॉमिकली डोमिनेंट, पॉलिटिकली डोमिनेंट, सब कुछ तो है इनके पास। इनको शेड्यूल ट्राइब देने स्टेटस देने का फायदा क्या, मतलब ही क्या है। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे दोगे तो फिर ये भी हिली एरिया में जमीन खरीदना शुरू कर देंगे। इनके पास पैसा है, इजिली खरीद लेंगे ये। तो ये कुकीज जो है इसको प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। और ये प्रोटेस्ट जो है क्लैशेस के अंदर बदल गया और इतने ज्यादा क्लैशेस हुए कि कई लोगों के घर जला दिए गए, कई रेप और कई ऑफेंसेस, कई लोगों के मर्डर हो गए। उसके बाद ये अभी काफी मतलब 1 साल तक तो यही वहां पर चलता रहा। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लग गया। प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद भी 1 साल तक प्रेसिडेंट रूल लगा रहा, फिर भी ये सिचुएशन वहां पर कंट्रोल में नहीं आई। दोनों एथनिसिटी के लोगों के बीच में दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो पाई, उनके बीच में पैचअप नहीं हो पाया। तो आज भी वहां पर जो वूंड्स हैं वो आज भी हील नहीं हो पाए। अब हुआ क्या कि उसके बाद बीजेपी ने जो है प्रेसिडेंट रूल हटा दिया। और प्रेसिडेंट रूल हटाने के बाद वहां पर मणिपुर के अंदर जो है स्टेट रूल जो है दोबारा से स्टेट गवर्नमेंट का रूल रिस्टोर कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट रिस्टोर कर दी तो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह थे, एन बीरेन सिंह, उनको जो है बहुत ज्यादा उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए कि जब मीटीज और कुकीज के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो गवर्नमेंट एक्टिव रोल प्ले कर रही थी। और आपको पता है गवर्नमेंट जो है मीटीज जो है वहां पर डोमिनेंट है और वो उन्होंने मीटीज की सपोर्ट की थी। तो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली एलिगेशंस हैं उनके ऊपर कि मीटीज का सपोर्ट किया, मीटीज को हथियार दिए, मीटीज को रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाई नहीं। और क्लैशेस इतने बढ़ गए कि वहां पर कुकीज के घर जलाए गए। कुकीज के ऊपर बहुत ज्यादा जो है इनकी गवर्नमेंट की सपोर्ट थी इनडायरेक्टली, मतलब ये कुकीज का कहना है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल हटा दिया गया है तो एन बीरेन सिंह को भी रिमूव कर दिया गया। युमनाम सिंह खेमचंद नया फेस लेके आई है गवर्नमेंट ताकि लोगों के बीच में ट्रस्ट बने। बट कुकीज की एक ही डिमांड है। कुकी कहते हैं या तो हमें अलग से कुकी लैंड दे दो, हमारी अलग स्टेट बना दो। हम मणिपुर के अंदर जो है मीतीज के रूल के अंदर नहीं रहेंगे, हमारी अलग स्टेट बना दो आप।
तो गवर्नमेंट कहती है कि हम अलग स्टेट तो नहीं बनाएंगे। फिर वो कहते हैं कि अलग स्टेट नहीं बनानी तो हमें हमारी जो है हमारी स्टेट को चलाने के कुछ पावर्स हो, जैसे 6 शेड्यूल के अंदर स्पेशल स्टेटस दे दो। तो कुछ इस तरह की वो डिमांड कर रहे थे, तो गवर्नमेंट उसके लिए रेडी नहीं है। तो उन्होंने फिर नया फेस लेके आए युवराज सिंह खेमचंद, कि उन्होंने बोला चलो इसको तो सपोर्ट करेंगे, बट कुकीज जो हैं कह रहे हैं कि नहीं, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे ही नहीं। अब हुआ क्या कि अब प्रॉब्लम क्या चल रही है कि अब नागाज और कुकीज के बीच में दिक्कत चल रही है। नागा एंड कुकीज, अभी तक नागाज जो है पिक्चर में नहीं थे, अभी सिर्फ मीतीज पिक्चर में थे, मीती के साथ इनका कन्फ्लिक्ट था, नागाज के साथ तो कन्फ्लिक्ट था ही नहीं। बट अब नागाज और कुकीज का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया वहां पर। और नागा और कुकी का कन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हुआ है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि बीजेपी की जब ये गवर्नमेंट बनी युवराज सिंह खेमचंद की, तो कुकीज जो एमएलए थे वो भी स्टेट के अंदर, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले तो हिली एरिया से तो एमएलए होंगे ना, क्योंकि हिली एरिया में कुकी रहते हैं तो कुकी एमएलए बने होंगे। तो कुकी एमएलए जो हैं वो जब ये दोबारा से गवर्नमेंट रिस्टोर हुई है तो वो बीजेपी की युवराज सिंह खेमचंद की गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने भी ज्वाइन किया। कुकीज का कहना था कि जो कुकी एमएलए हैं आप बायकॉट कर दो, आप गवर्नमेंट को ज्वाइन ही ना करो, आप यही डिमांड करो कि हमें सेपरेट सेपरेट स्टेट चाहिए। तो अब बट ये जो कुकी एमएलए थे इन्होंने इनकी बात नहीं मानी कुकीज की, और इन्होंने गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया। जब इन्होंने गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली तो फिर अब कुकी कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट करने गए उन एमएलए के खिलाफ कि आपने बिट्रेयल किया है, आपने विश्वासघात किया है, आपने गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया है। तो जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां पर नागा जो है, नागा कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं वहां पर मणिपुर के अंदर, तो वहां पर प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लड़ाईबाजी हो गई। नागा, दो नागा यूथ थे उनके साथ कुछ लड़ाई हुई और कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद फिर वहां पर क्लैश स्टार्ट हो गए। अब ये बड़ा क्लैश स्टार्ट हो गया है कुकी और नागास के बीच में इसी चीज को लेकर। तो छोटा सा क्लैश बड़ा सा बन गया है और कुकीज और नागास के बीच में भी ये फाइट स्टार्ट हो गई है। तो इसी के रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट है क्या। एफर्ट्स ऑन टू रिलीज कुकी नागा पीपल हेल्ड हॉस्टेज, बंदी बना लिया इन मणिपुर मिनिस्टर्स। तो वहां पर जो है पीस प्रिवेल करने का नाम ही नहीं ले रहा है मणिपुर के अंदर। सो और इलेक्शन कमीशन, नेक्स्ट न्यूज है, इलेक्शन कमीशन जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है भारत की बाकी स्टेट्स के अंदर भी करवाने जा रही है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि बिहार के अंदर हुई थी, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल और बाकी स्टेट्स के अंदर हुई। अब जो है 16 स्टेट्स और 3 यूटीज के अंदर होने वाली है, और 2 स्टेट्स के अंदर अभी नहीं करवाई जाएगी, जो कि है हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, एंड एक यूटी है लद्दाख, उसमें बाद में कराई जाएगी। बाकी की जो 16 स्टेट्स हैं जिसमें पंजाब भी आती है, तो पंजाब के अंदर भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाई जाएगी, जिसमें आपको पता है कि इलेक्टोरल रूल्स को जो है दोबारा से रिफाइन किया जाएगा, कि जो भी डेड वोटर्स हैं, जो नए वोटर्स हैं जो माइग्रेट करके उनका नेम डिलीट किया जाएगा। जबकि इसके ऊपर हाल ही में ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस उनकी पार्टी थी वो हार गई है इलेक्शंस, और वहां पर बीजेपी जीत गई है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करी है और उनकी मांग बहुत जायज है। मांग उनकी ये है कि भाई देखो, बीजेपी की वहां पर मेजोरिटी आ गई है, तो बीजेपी ने वहां पर मेजोरिटी तो जीत ली है, नो डाउट अबाउट इट। बट तृणमूल कांग्रेस कहती है कि ऑलमोस्ट 30 to 40 सीट्स ऐसी थी जहां पर बीजेपी जीती है ना, मतलब बीजेपी की तो मेजोरिटी आई है, मोर देन 100 सीट्स आ गई है ना बीजेपी के पास, बीजेपी के पास मोर देन 100 सीट्स हैं। उन्होंने बोला कि 30 to 40 सीट्स जहां पर बीजेपी जीती है, वो सीट्स के ऊपर बीजेपी का कैंडिडेट एंड तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट, जीता बीजेपी का कैंडिडेट है, बट इनके बीच में जो मार्जिन है वोट्स का, जैसे सपोज करो बीजेपी के कैंडिडेट को 100 वोट्स मिली और तृणमूल के कांग्रेस को जो है कैंडिडेट को 95 वोट्स मिली। तो उन्होंने बोला, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रियल फिगर तो ज्यादा ही है, रियल फिगर में आप ले लो कि वो कहते हैं कि इन 40 सीट्स ऐसी हैं जहां पर जो डिफरेंस रहा वोट्स का वो सिर्फ 500 वोट्स का डिफरेंस, 600 वोट्स का डिफरेंस, 800 वोट्स का डिफरेंस, 800 वोट से जीत गया, 500 वोट से जीत गई बीजेपी का कैंडिडेट। तो तृणमूल कांग्रेस की जो हेड है ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से इलेक्शन कमीशन ने मतलब वहां पर नेम वोटर्स के इतने डिलीट कर दिए जिसकी वजह से बीजेपी जीती, और बीजेपी का मार्जिन जीतने का सिर्फ 500 600 हजार, 30 से 40 सीटों में इतना सही मार्जिन है। तो अब उनका लॉजिक ये है कि इन कॉन्स्टिट्युएंसीज में जहां पर ये सीट्स हैं 30 to 40, इन कॉन्स्टिट्युएंसीज के अंदर जिनके नाम डिलीट किए गए हैं, जिन वोटर्स के नाम, वहां पर 10-10 हजार वोटर्स के नाम डिलीट किए गए हैं, 10-10 हजार वोटर्स। तो 10 हजार वोटर अगर उनका नाम डिलीट ना किया जाता तो वो वोट करते, और अगर वो वोट करते तो हो सकता है कि वो तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर होते, और जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट 500-600 की वोटों से जीत गया, वहां पर अगर ये 10 हजार वोटर वोट करते तो हो सकता है वहां पर बीजेपी हार जाती। तो ये जानबूझ के इन्होंने मतलब ऐसा मतलब
तृणमूल कांग्रेस के चीफ का कहना है, और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे और इसके ऊपर देखेंगे कि क्या इसकी वजह से 30-40 सीट्स का जो बेनिफिट बीजेपी को मिला है या नहीं मिला। तो अब हम देख रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है, सॉरी, इलेक्शन कमीशन जो है बाकी स्टेट्स के अंदर भी करवाने वाली है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। नाउ मूविंग अहेड, सेकंड पेज के ऊपर हमारे काम की कोई चीज नहीं है। एआईएडीएमके का कल मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है एआईएडीएमके का। देन उसके बाद तमिलनाडु की ये रीजनल पार्टी है, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुनेत्रा कजाजम। देन सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम मस्ट इन ऑल स्टेट्स। तो भाई वेस्ट बंगाल के अंदर जैसे ही बीजेपी की स्टेट आई तो बीजेपी ने, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, वहां के चीफ मिनिस्टर का नेम आपको याद होना चाहिए, शुवेंदु अधिकारी हैं। इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वंदे मातरम जो है अब सिंग करना जरूरी हो गया है जी। एंड पहले जो है जब ममता बनर्जी की गवर्नमेंट होती थी तो वहां पर बंगाल का स्टेट सॉन्ग था, ठीक है, बांग्लर माटी बांग्लर जोल, तो वो सिंग किया जाता था। अब वंदे मातरम कहा जाएगा। आज वंदे मातरम के ऊपर बहुत बड़ा एक एडिटोरियल आ रखा है, मैं उसको आपको समझाऊंगा। उसका लेना देना इंडिया के सेकुलरिज्म के साथ है और इंडिया की जो है मल्टी रिलीजियस सोसाइटी के साथ है। उसको हम समझेंगे कि वंदे मातरम कंपलसरी करना, इस पे सेकुलरिज्म पे क्या इफेक्ट जाने वाला है। तो बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक इकोनॉमी के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है जिसका आपके क्लैट के एग्जाम के आने के अंदर पूरे चांसेस हैं। सो प्लीज वेट एंड लेट मी प्रोसीड अहेड। तो फर्स्ट निकाह हलाला केस फाइल अंडर यूसीसी इन उत्तराखंड। तो आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है, कोड मतलब रूल्स, ठीक है, कोड का मतलब होता है रूल्स है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। सिविल का मतलब है सिविल मैटर्स, पर्सनल सिविल मैटर्स जितने भी हैं वो डील किए जाएंगे। और यूनिफॉर्म मतलब सेम, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कुछ पर्सनल मैटर्स होते हैं जो इंडिया के अंदर, वो रिलीजन स्पेसिफिक है। हर एक धर्म के अलग अलग जो हैं वो रूल्स हैं। जैसे फैमिली मैटर्स, फैमिली है ना, कितनी शादियां हो सकती हैं, डाइवोर्स कैसे मिलेगा, मेंटेनेंस कैसे मिलेगी, डिवोर्स लेने के ग्राउंड्स क्या क्या हैं, मेंटेनेंस कब तक ले सकते हैं, कब तक नहीं ले सकती है, वाइफ ले सकती है, हस्बैंड ले सकता है, नहीं ले सकता। तो फैमिली मैटर्स हो गए, मैरिज, ठीक है, डाइवोर्स, उसके बाद एडॉप्शन, गोद ले सकते हैं बच्चे को, नहीं ले सकते, क्या रूल्स हैं, 15 साल से नीचे की एज होनी चाहिए अडॉप्शन के लिए, नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं कि मेंटेनेंस देने की क्या प्रोविजंस हैं। देन सक्सेशन की बात कर लेते हैं कि मरने के बाद इंसान की प्रॉपर्टी लड़के को मिलेगी, लड़की को मिलेगी, दोनों को बराबर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये कुछ मैटर्स होते हैं। अब ये मैटर्स जो हैं इंडिया के अंदर रिलीजन स्पेसिफिक है, मतलब हर धर्म का अलग। जैसे हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, एक ही शादी कर सकते हैं हिंदू, है ना। देन हिंदू सक्सेशन एक्ट, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, सन और डॉटर को दोनों को मिलेगी 2005 के बाद। 2005 में एक अमेंडमेंट आई थी ना हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, तो उसके बाद जो है दोनों को मिल सकती है, डॉटर और सन। देन उसके बाद आप हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो ये हिंदू जो लोग हैं उनके ऊपर ये रूल्स हैं जी। फिर मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर रूल्स अलग हैं। एक मुस्लिम 4 शादियां कर सकता है। एक मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक मिल सकती है अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ। अदरवाइज बीएनएसएस के अंदर तो मिल ही सकती है, जिसको पहले सीआरपीसी बोलते थे। तो बीएनएसएस के अंदर तो इद्दत पीरियड के बाद भी मिल सकती है। उसी के ऊपर तो वो मूवी बनी है हक, यामी गौतम की मूवी है ना हक, उसी के ऊपर बनी है। कि इद्दत पीरियड क्या होता है वो तो अभी हम बाद में देखेंगे। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैं आपको समझाता हुआ ये चल रहा था कि हर एक धर्म के अलग अलग रूल्स हैं। मुस्लिम्स 4 शादी कर सकते हैं, हिंदू एक शादी कर सकते हैं। मुस्लिम्स के अंदर हस्बैंड को डाइवोर्स के बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। तलाक हसन, तलाक हसन, तलाक बिदत पहले था, ठीक है, जिसको ट्रिपल तलाक भी बोलते थे। तलाक 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 बोला और तलाक हो गया, कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं थी। तो अब ये रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग रूल्स हैं। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है कि भाई जस्ट वो अगर एक मुस्लिम वुमेन है तो मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक मिलेगी। इद्दत पीरियड अभी तक आप ये सोच लीजिए कि अगर उसने उसको तलाक दे दिया तो इद्दत पीरियड जो है सिर्फ 3 मंथ्स, 3 लूनर मंथ्स, ठीक है, 3 लूनर मंथ्स, 3 महीने तक। तो शादी डिवोर्स हो गया, डिवोर्स के 3 महीने तक सिर्फ मेंटेनेंस मिलेगी, उसके बाद अपने आप देखो जी आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर। जबकि हिंदू लॉ के अंदर जो है मेंटेनेंस जो है, जब तक वाइफ की रीमैरिज नहीं हो जाती तब तक मेंटेनेंस मिल सकती है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर भी देखेंगे हम कि कब तक मिल सकती है। तो अलग अलग रूल्स हैं। अब ये प्रॉब्लमेटिक है भाई, जस्ट बिकॉज आपका रिलीजन अलग अलग है तो आप डिस्क्रिमिनेशन होगी ना वहां पर।
वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होगी कि वाइफ अगर मुस्लिम वुमेन है तो वो कम पीरियड तक मेंटेनेंस लेगी, हिंदू है तो हिंदू वाइफ है तो ज्यादा मेंटेनेंस ले सकती है, अगर हिंदू मेल है तो एक शादी कर सकता है, मुस्लिम मेल 4 शादियां कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन गलत है ना। तो उसके लिए ये कहा जाता है कि इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आर्टिकल नंबर 44 है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के अंदर सिर्फ आज के टाइम पे 3 स्टेट्स के अंदर ही आपको मिलेगा। सबसे पहले गोवा। गोवा के अंदर इंडियन गवर्नमेंट नहीं लेके आई थी, गोवा के अंदर जो है पोर्चुगीज का रूल था, पोर्चुगीज का रूल था जब गोवा को हमने इंडिया ने एक्वायर किया है, उससे पहले पोर्चुगीज रहते थे वहां। तो पोर्चुगीज ने वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा रखा था। तो बस जब गोवा को एक्वायर कर लिया तब से वहां पर पहले से चलता आ रहा था तो उसको चलने दिया। उसके बाद सेकंड जो है स्टेट जो बनी जो इंडिया के अंदर जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आई वो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की सरकार, ठीक है, धामी, चीफ मिनिस्टर है वहां के धामी, ठीक है, तो उन्होंने अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया और वहां पर बोला कि चाहे उत्तराखंड के अंदर हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे पारसी है, कोई भी है, सबके ऊपर एक ही लॉ लगेगा, सब एक ही शादी कर सकते हैं। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबको बराबर मिले हैं। वुमेन को सारे, चाहे वुमेन मुस्लिम वाइफ है चाहे हिंदू वाइफ है, सबको बराबर राइट्स मिले हैं। तो उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया जी। देन उसके बाद थर्ड है गुजरात। गुजरात तो अभी हाल ही में न्यूज में भी थी, तो गुजरात के अंदर ये इम्प्लीमेंट किया गया है। अब ये न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि फर्स्ट निकाह हलाला केस फाइल्ड अंडर यूसीसी इन उत्तराखंड। अब निकाह हलाला क्या होता है, ये मुस्लिम कॉन्सेप्ट है, निकाह, ठीक है, हलाला, निकाह हलाला एक मुस्लिम कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि अगर एक मुस्लिम मेल, ठीक है, मुस्लिम मेल, उसने एक अपनी वाइफ से शादी की, शादी करने के बाद अब इसने इसको तलाक दे दिया, ठीक है, इसने इसको बोला मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ठीक है, फिर उसने 3 महीने तक वेट की, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, जिसको तूहर पीरियड बोलते हैं, तूहर बोलते हैं, ठीक है, तूहर क्या होता है कि स्टेट ऑफ प्योरिटी, स्टेट ऑफ प्योरिटी मतलब जब एक वुमेन को पीरियड्स नहीं आ रहे होते, जब पीरियड्स चल रहे होते हैं वो तूहर का पीरियड नहीं होता, जब पीरियड्स नहीं चल रहे होते, ठीक है, उसको बोलते हैं तूहर पीरियड। तो वो तूहर पीरियड के अंदर उसको बोलेगा तलाक। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ वेट करेगा, फिर नेक्स्ट मंथ वेट करेगा, तो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स 3 मंथ्स के लिए वेट करना है। उसके बाद ये तलाक इसको मिल गया। तो तलाक चलो कैसे मर्जी मिले उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें निकाह हलाला को समझना है। तो तलाक मिल गया वाइफ से। अब वाइफ से तलाक मिल गया, इसको लगा यार गलती हो गई, उसने बोला यार हमें गुस्से में आके तलाक दे दिया, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो इसने मन में सोचा कि यार गलती से ही तलाक दे दिया, चलो इन दोनों ने आपस में बात करी, इसने सॉरी बोला कि सॉरी मैंने गलती से तलाक दे दिया, मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करता, गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया था। तो अब इसने तलाक दे दिया, इसने बोला कि मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। तो मुस्लिम लॉ के अंदर अगर तलाक दे दिया है, उसके बाद अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट हो गई थी इनके बीच में, तो इनके बीच में मैरिज कॉन्ज्यूमेट हो गई थी, होने के बाद इसने तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद अब ये अपनी गलती को जो है रियलाइज कर रहा है और कह रहा है मुझे दोबारा शादी करनी है, तो ये दोबारा शादी नहीं कर सकता, इस लेडी के साथ दोबारा शादी ये नहीं कर सकता। इस लेडी को पहले हलाला परफॉर्म करना पड़ेगा। हलाला क्या है, इस लेडी को पहले थर्ड पर्सन के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो थर्ड पर्सन जो है, सपोज करो कि एक्स पर्सन के साथ इस लेडी को शादी करनी पड़ेगी, तो एक्स पर्सन से ये शादी करेगी। शादी करने के बाद शादी कॉन्ज्यूमेट करनी पड़ेगी, ठीक है, शादी कॉन्ज्यूमेट करनी पड़ेगी, आपस में रहना पड़ेगा साथ। रहने के बाद फिर ये इसको तलाक देगा, और तलाक देने के बाद अब ये इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करेगी, इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करने के बाद अब ये शादी कर सकती है, अब ये दोबारा शादी इससे करेगी। तो ये डायरेक्टली दोबारा शादी इससे नहीं कर सकती थी, पहले हलाला परफॉर्म करना पड़ता था, और हलाला परफॉर्म करने के लिए किसी थर्ड पर्सन से शादी करनी पड़ती है, शादी करने के बाद शादी कॉन्ज्यूमेट करनी पड़ती है। कॉन्ज्यूमेट का मतलब है कि मैट्रिमोनियल रिलेशंस अपने पूरे परफॉर्म करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर ये डाइवोर्स देगा, इसको डाइवोर्स देने के बाद फिर ये इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करेगी। इद्दत पीरियड वो पीरियड होता है डाइवोर्स के बाद, जब तलाक हो जाता है या हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो इद्दत पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें वो लेडी शादी नहीं कर सकती, ठीक है। तो नॉर्मली इद्दत पीरियड 3 लूनर मंथ्स का होता है, 90 डेज का, 3 लूनर मंथ्स, ठीक है, 3 लूनर मंथ्स बोलो आप, क्योंकि 3 लूनर मंथ होता है। तो ये है, जैसे मान लो इनकी शादी यहाँ पर हुई एक्स और डब्ल्यू की, अब यहाँ पर इसने इसको डाइवोर्स तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद अब इसका इद्दत पीरियड स्टार्ट हो गया। इद्दत पीरियड जो है इसका डाइवोर्स के केस में 3 लूनर मंथ्स होता है,
डाइवोर्स हो गया ना, तो 3 लूनर मंथ्स, 3 महीने वो किसी और से शादी नहीं कर सकती, उसको इद्दत पीरियड के अंदर बैठना है चुप करके। क्यों? ये इद्दत पीरियड क्यों ऑब्जर्व करना पड़ता है? वो इसलिए ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कहीं ये लेडी प्रेग्नेंट ना हो। तो अगर ये प्रेग्नेंट होगी तो पता चल जाएगा, 3 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। इसलिए डाइवोर्स के तुरंत बाद ये शादी नहीं कर सकती हैं, मुस्लिम वाइफ्स, मुस्लिम वुमेन शादी नहीं कर सकती हैं, सो दैट अगर वो प्रेग्नेंट है तो बच्चे की पैटर्निटी के बारे में पता चल सके कि उसका फादर कौन है। अगर वो तुरंत ही शादी कर लेगी तो फिर बाद में वो प्रेग्नेंट होगी तो पता कैसे चलेगा कि वो किसका बेबी है? तो इसलिए ये इद्दत पीरियड होता है 3 मंथ्स का, 3 लूनर मंथ्स डाइवोर्स के केस में होता है। पर यही अगर उसकी डेथ हो जाती, सपोज करो इसकी डेथ ही हो गई, डाइवोर्स नहीं हुआ, डेथ हो गई, तो शादी डिसॉल्व होगी, डेथ हो गई, तो अब जो इद्दत पीरियड होता है वो 4 मंथ 10 डेज का होता है। 4 मंथ 10 डेज का इधर पीरियड होता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड। इन केस ऑफ डाइवोर्स इट इज ऑफ 3 मंथ्स। मूटा मैरिज में अलग होता है, मूटा मैरिज क्या होती है वो बाद में बात करेंगे। तो ये इद्दत पीरियड होता है। अब मैं ये आपको हलाला बता रहा था। हलाला में इसने इसको डाइवोर्स दिया, डाइवोर्स के बाद इसने बोला दोबारा शादी करूंगा, इसने थर्ड पर्सन से शादी करनी पड़ेगी, कॉन्ज्यूमेट करनी पड़ेगी, डाइवोर्स मिलेगा, डाइवोर्स के बाद इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देन शी कैन अगेन मैरी दिस पर्सन। तो ये होता है हलाला। ये अभी प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हो रखा है। इट इज बीइंग चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, और कि इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, ये वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं या नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो वी विल हैव टू वेट फॉर इट। बट ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया था उत्तराखंड के अंदर, यूसीसी आ गया था। अब यूसीसी में ये कोई रूल्स नहीं लगेंगे। यूसीसी के अंदर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो उत्तराखंड के अंदर अगर एक मुस्लिम कपल भी है, उसको अगर डाइवोर्स उसने ले लिया इससे, तो डिवोर्स पहली बात इस तरीके से नहीं लिया जाएगा जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। ये तो मुस्लिम लॉ में लिया जाता है ना, कि उसने तूहर पीरियड के अंदर, स्टेट ऑफ प्योरिटी के अंदर उसको तलाक बोला, फिर उसने 3 मंथ्स वेट किया, ये तो मुस्लिम लॉ में था। बट अब क्योंकि उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड ही लग गया है, तो वो अब मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग थोड़ी गवर्न होंगे। वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर जो लिखा हुआ है कि अगर डाइवोर्स लेना है तो ग्राउंड प्रूव करो। ग्राउंड क्या है? क्रुएल्टी करती है जी मेरी पत्नी, ठीक है, मेरी पत्नी अडल्ट्री करती है, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो ये सारे ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स होते हैं। तो अगर इसने इससे डिवोर्स लेना था तो उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड में डिवोर्स लेना पड़ेगा। अब बाद में इनका मान लो इसको लगा कि मुझे गलती होगी मुझसे, तो ये दोबारा शादी कर सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हो रहा है ना वहां पर। तो वहां पर हलाला करने की क्या जरूरत थी? बट अब क्या हुआ, उत्तराखंड के अंदर कोई मुस्लिम कपल होगा, उसने उसको डिवोर्स दे दिया होगा, डिवोर्स के बाद उसने बोला होगा कि मैंने शादी करनी है, तो उसको हलाला करवाया गया होगा। इसकी कंप्लेंट फाइल हो गई होगी कि हलाला कैसे करवा दिया, हलाला करवा ही नहीं सकते, यूसीसी के अंदर कंप्लीटली बैन है। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी के अंदर कंप्लीटली बैन है, हलाला नहीं करवा सकते। तो फिर यही है, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट निकाह हलाला केस फाइल्ड अंडर यूसीसी इन उत्तराखंड। ठीक है, लिखा हुआ है कि एफआईआर वाज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ डॉरी एक्ट आल्सो, एंड देन आफ्टर दैट सेक्शन 32(1) ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ओपन करना गूगल के ऊपर, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, और सेक्शन नंबर 32 देखना, वहां पर लिखा होगा कि भी हलाला जो है प्रोहिबिटेड है। अगर कोई हलाला करेगा या करवाएगा तो उसके लिए वहां पर सजा दी गई होगी। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा साथी सन जो है वो केरला के जो है चीफ मिनिस्टर बन गए, हमें बताइए। देन मैंने आपको कल के न्यूज़पेपर में बताया था कि साबरीमाला रिव्यू रेफरेंस जो है वो चल रही है, रिव्यू साबरीमाला के अगेंस्ट फाइल हो गया, तो हियरिंग चल रही है उसके ऊपर। तो हियरिंग कंक्लूड हो गई है जी, जजमेंट आने वाली है। बिल्कुल आप ध्यान से इस चीज को फॉलो करते रहना। जैसे ही साबरीमाला रिव्यू जजमेंट आएगी, वो आपके क्लैट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, और मैंने आपको बताई थी कल के न्यूज़पेपर में कि साबरीमाला का जो है वो कॉन्टेक्स्ट क्या था। आप 14 मई का जो है आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेट कोर्ट्स कैन नॉट गिव अप देयर ड्यूटी। तो इन्होंने बोला कि कोर्ट्स की ड्यूटी है भाई, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं। अब जैसे साबरीमाला के अंदर जो वुमेन मेंस्ट्रुएटिंग एज की वुमेन है, 10 से 50 साल की एज की जो वुमेन है, उनको मंदिर में जाना अलाउड ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यंग इंडियन लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस के अंदर ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की थी कि जब मेल जा सकते हैं तो फीमेल क्यों नहीं जा सकती। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की वायलेशन है। देन आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उसकी वायलेशन है। क्योंकि आप मेंस्ट्रुएटिंग एज की वुमेन को क्यों नहीं जाने देते? बिकॉज यू यू बिलीव दैट दोज वुमेन आर इम्प्योर, इम्प्योर, क्योंकि वो इम्प्योर हैं। एंड और भी कोर्ट ने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करी कोर्ट ने। कोर्ट ने बोला कि हो सकता है कि हम यहाँ पर पब्लिक मोरालिटी नहीं देखेंगे, 2018 में बोला था
कि पब्लिक मोरालिटी, जैसे अब आप देखिए मोरालिटी क्या होता है, मोरालिटी इज व्हाट द अ पर्सन बिलीव इज राइट और रॉन्ग। तो आपके आपके मन के अंदर मोरालिटी के जो है, मोरालिटी की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। तो एक वेजिटेरियन के लिए नॉन वेज ईट करना इमोरल हो सकता है। आपको लगता है कि दिस इज रॉन्ग, किसी जानवर को मार के या किसी बर्ड को मार के नहीं खाना चाहिए, तो वो आपके लिए मोरालिटी के अगेंस्ट हो सकता है, आपकी मोरालिटी है ना, इट इज अगेंस्ट योर मोरालिटी। अब कोर्ट ने बोला कि हमें पब्लिक मोरालिटी नहीं देखनी है। तो हो सकता है कि केरला के अंदर जो सोसाइटी है, केरला के जो लोग हैं, वो ये चीज सही मानते हो कि हाँ भाई, जो मेंस्ट्रुएटिंग एज की वुमेन है उनको नहीं जाना देना चाहिए, क्योंकि वहां के लॉर्ड अयप्पा जो हैं, जो वहां के भगवान हैं, वो सेलिब्रेट हैं, सेलिब्रेट मतलब ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, वो शादी नहीं करवाते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग ये चीज सही है कि नहीं जाने देना चाहिए। और सारे लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि हाँ हाँ नहीं जाने देना चाहिए। कोई भी बंदा ये नहीं कह रहा कि, सपोज करो, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सपोज करो कि कोई भी नहीं कहता ये गलत है, बट कोर्ट ने बोला कि हमें पब्लिक मोरालिटी नहीं देखनी है। पब्लिक के लिए कोई कुछ चीज अच्छी हो सकती है, इवन कि वो डिस्क्रिमिनेटरी है, फिर भी लोग उसका सपोर्ट कर सकते हैं कि ये चीज डिस्क्रिमिनेटरी है, फिर भी लोग उसको सही मानते हैं। पहले जैसे सती प्रथा, पहले सती प्रथा चलती आ रही थी, एक वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके फायर के ऊपर वुमेन को, उसकी जलती चिखा के ऊपर वुमेन को डाल दिया जाता था। तो उस टाइम के सोसाइटी के लिए वो मॉरली ठीक होता होगा, है ना, वहां पर वो पब्लिकली वो मॉरल चीज मानी जाती होगी। बट कोर्ट ने यहाँ पर भी यही चीज बोली, कोर्ट ने बोला कि हमें पब्लिक मॉरलिटी से नहीं लेना देना, हमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन की आंखों में क्या सही है, कॉन्स्टिट्यूशन की आंखों में इक्वालिटी होनी चाहिए, आर्टिकल 14। कॉन्स्टिट्यूशन की आंखों में अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 17। कॉन्स्टिट्यूशन की आंखों में आर्टिकल 25, राइट टू रिलीजन। तो ये चीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सही मानी जाती है, हम उसको प्रमोट करेंगे। तो 2018 में यंग इंडियन लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में ये बहुत अच्छी जजमेंट आई थी, उसी जजमेंट के खिलाफ रिव्यू फाइल हो गया। तो कोर्ट ने ये चीज, अभी हियरिंग कंक्लूड हो गई है, जजमेंट आनी बाकी है, तो उन्होंने ये बोला है कि कोर्ट्स की जजमेंट है कि वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एग्जामिन करें, कि अगर कोई धार्मिक प्रथा ऐसी चल रही है कि जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल लिबर्टीज को वायलेट करती है। अब वुमेन की फंडामेंटल लिबर्टी है भैया, आप उसको मंदिर में क्यों नहीं जाने देते? तो कोर्ट की ड्यूटी है, अगर ऐसी कोई धार्मिक प्रथा या धार्मिक एक्टिविटीज हैं जो चल रही हैं और जो फंडामेंटल लिबर्टीज के अगेंस्ट हैं, तो कोर्ट ने एक्नॉलेज किया है कि कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट को उसको जो है एग्जामिन करना चाहिए। बट कोर्ट ने यही ये बात बोली है कि ये प्राइमरी ऑब्लिगेशन लेजिस्लेचर की है, ये पार्लियामेंट की प्राइमरी ऑब्लिगेशन है कि पार्लियामेंट बताए कि भाई हाँ, ये अगर ये प्रैक्टिस गलत है तो पार्लियामेंट लॉ पास कर दे। फिर जैसे मुस्लिम लॉ के अंदर तलाक बिदअत की बात करें, तो तलाक बिदअत वैसे उनके कह रहे हैं कि भाई वो रिलीजियस ओरिजिन है उसका, कुरान से आया है। तो कोर्ट ने वैसे ये चीज नहीं मानी है, कोर्ट ने बोला कि कुरान के अंदर तलाक बिदअत अलाउड नहीं होता। चलो तलाक बिदअत को एक बार छोड़ भी दीजिए आप। तो पॉइंट ये है कि कोर्ट ने ये बोला कि प्राइमरीली पार्लियामेंट की ड्यूटी है, पार्लियामेंट ये चीज देखे कि अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगर लगता है कि गलत है, फंडामेंटल लिबर्टीज को वायलेट करती हैं, तो उनके अगेंस्ट लॉ बनाया जाए, उनको रोका जाए। तो लेट्स सी कि क्या जजमेंट आती है। बट इस केस के अंदर एमिकस क्यूरे जो थे, एमिकस क्यूरे कौन होते हैं, हु इज एमिकस क्यूरे? एमिकस क्यूरे इज द फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ठीक है। एमिकस क्यूरे कौन होते हैं? एमिकस क्यूरे, क्यूरे स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, स्पेलिंग आप देख लेना, एमिकस CURIAE, एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे जो होते हैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो ये नहीं कि किसी पार्टी की तरफ से ये लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब कोर्ट किसी महत्वपूर्ण केस का जो है सुनवाई कर रही होती है और कोर्ट को किसी की असिस्टेंस चाहिए होती है जो उस फील्ड के अंदर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्ट होता है, तो कोर्ट उसको उसकी असिस्टेंस लेती है। कोर्ट कहते हैं कि आप भी इस केस के अंदर हमें असिस्ट करिए। उनको एमिकस क्यूरे बना दिया जाता है कि कोर्ट को अगर कोई चीज असिस्टेंस चाहिए तो कोर्ट को असिस्ट करते हैं। तो ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं। एमिकस क्यूरे जो है एडवोकेट के परमेश्वर है, तो देखो इनका नाम भी परमेश्वर है, ये भी मतलब परमेश्वर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात चल रही है। तो लेट्स सी कि क्या इसके ऊपर डिसीजन आएगा, वी विल वेट फॉर इट। देन वी विल नॉट न्यू फेथ बेस। तो मैंने आपको बोला था कर्नाटका के अंदर आप कुछ धार्मिक चिन्ह डाल सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। तो मैंने आपको कल के न्यूज़पेपर में शायद, या 14 मई में या 13 मई में बताया था। तो यहाँ पर लिखा है कि आप जैनवारा, शिवाधारा, शिव जी का जो कुछ होता है, रुद्राक्ष पहन सकते हैं, रुद्राक्ष वाली माला पहन सकते हैं, सिर्फ टर्बन, ठीक है। जो सिख हैं वो टर्बन पहन सकते हैं। बट इससे ज्यादा आप ऐसा नहीं कि आप कोई गमछा, कोई सैफरन, कोई साफा डाल लें, तो ऐसा नहीं आप कर सकते। कोई न्यू प्रैक्टिस नहीं वहां पर अलाउड की जाएगी। तो ये न्यूज हमारे लिए ठीक ठाक है, इतनी नहीं।
Delhi High Court initiates contempt case against AAP leaders. This is very important. Let me uh, let me tell you about this thing. ये अगर आप ना मेरी एक शॉर्ट वीडियो है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी शॉर्ट वीडियो देखना, कैन अ जज डिसाइड हिज और हर ओन बायस। तो ये रिक्यूजल के ऊपर मैंने बनाई थी। अरविंद केजरीवाल जी का जो सीबीआई जो लीकर पॉलिसी थी उनको, उनके अंदर लोअर कोर्ट के अंदर उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। डिस्चार्ज का मतलब है कि ट्रायल से पहले जब चार्ज फ्रेमिंग होती है ना, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दी, रिपोर्ट जज साहब के सामने गई, तो जज साहब सेशन कोर्ट में गई होगी, तो सेशन कोर्ट जो है, सेशन जज जो है, उन्होंने वो देखी होगी रिपोर्ट। रिपोर्ट देखने के बाद फिर ना वो चार्ज फ्रेम करते हैं कि हाँ किस सेक्शन के अंदर क्या लगता है कि जो एविडेंस आए हैं उनके बेसिस पे क्या लगता है कि इनके ऊपर कौन सा सेक्शन का चार्ज लगाएं। क्योंकि पहले चार्ज लगाना पड़ेगा ना। जैसे सपोज करो किसी ने कोई प्रॉपर्टी उठा ली बिना किसी के परमिशन से, तो हम बोलेंगे चोरी की है उसने। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, रिपोर्ट लेके आएगी, फिंगरप्रिंट्स मिल गए सर, इसके इसके घर से रिकवर होगी चीज सारी, जो है इन्वेस्टिगेशन करके ले आई पुलिस। अब इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट पुलिस ने सबमिट कर दी। अब वो चार्जशीट हो सकता है कि उसके अंदर पुलिस जो एविडेंस लेके आई है वो अभी सच्चे हैं झूठे ये नहीं हमें पता। वो तो ट्रायल में जाके अब साबित होगा कि वो एविडेंस सच्चे हैं झूठे क्या है। बट जज साहब को लगा कि अच्छा ठीक है ये रिपोर्ट आई है, जज साहब ने कॉग्निजेंस ले ली। कॉग्निजेंस लेने के बाद जज साहब ने आगे प्रोसीड किया और उस बंदे को बोला कि भाई तेरे खिलाफ चार्ज फ्रेम करेंगे। अब जज साहब चार्ज फ्रेम जब करते हैं तो कोर्ट जज साहब देखते हैं कि किस सेक्शन में चार्ज फ्रेम होना चाहिए। हम उसको बताएंगे ना कि तेरे ऊपर हम चोरी का चार्ज फ्रेम करें, भाई तूने चोरी की है तो तेरे ऊपर चोरी का चार्ज लग रहा है। अब तेरे ऊपर ट्रायल चलाएंगे चोरी करने का, कि तूने चोरी की थी, तेरे ऊपर ट्रायल चलाएंगे। ट्रायल अब तेरे खिलाफ एविडेंस लेंगे, तू अपना एविडेंस ले आना, हम प्रोसिक्यूशन तेरे खिलाफ एविडेंस लेके आएगा। तो जब लिकर पॉलिसी केस आया इनके ऊपर कि इन्होंने करप्शन वगैरह की है, ठीक है, तो अब जब चार्ज फ्रेमिंग होने लगी तो लोअर कोर्ट ने बोला कि नहीं चार्ज बनता ही नहीं है। जितना एविडेंस पुलिस इकट्ठा लेके आई है, जितना भी एविडेंस हमारे सामने, उसके बेसिस पे हमें नहीं लगता कि इनके ऊपर कोई चार्ज बनता है। तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया इनको। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी का जो है वहां पर फिर बयान भी आया था। रो के मीडिया में बयान दे रहे थे ये अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। कोर्ट ने भी ये बोला कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। कोर्ट ने ये बात ना भी बोली हो, बट कोर्ट ने डिस्चार्ज किया था। अब डिस्चार्ज कर दिया जी। अब उसके खिलाफ गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली उन्होंने उस डिस्चार्ज के खिलाफ अपील करी, हाई कोर्ट के अंदर गया केस कि ये डिस्चार्ज गलत हुआ है जी, इनके खिलाफ केस बनना चाहिए, है ना, बनना चाहिए। तो ऑपोजिशन पार्टी जो है वो एग्रीड थी ना कि इनके खिलाफ केस चलना चाहिए। तो वो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट के अंदर अब जो जज थी स्वर्ण कांता शर्मा, स्वर्ण कांता शर्मा जी की कोर्ट में ये केस फाइल हो गया। अब वहां पर अरविंद केजरीवाल जी आए। अरविंद केजरीवाल जी ने स्वर्ण कांता शर्मा जी को बोला कि मैडम आप इस केस से रिक्यूज कर लीजिए। रिक्यूज मतलब आप हट जाइए, किसी और जज को दे दीजिए केस, आप मत सुनिए इसको। क्योंकि हमें लगता है कि आप मुझे मुझे आप पर बायस का शक है, बायस। आप पहले से ही जो है बायस है मेरे खिलाफ, आप इसमें फैसला मेरे खिलाफ ही सुनाएंगी। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कि 3 रीजन है। पहली बात, इसी केस के रिगार्डिंग किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ जब ये प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो उन्होंने एडवर्स जो है अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे। मतलब माइंड पहले से ही बना हुआ है कि इस केस में गलत हुआ है, तो मेरे केस में भी आप एडवर्स जो है जजमेंट देंगी। दूसरी बात उन्होंने बोली कि आप जो एबीवीपी जो है स्टूडेंट यूनियन है ना, एबीएपी है, जो है अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, अधिवक्ता एडवोकेट्स, तो एबीएपी के इवेंट्स अटेंड करती हैं जो कि बीजेपी की आइडियोलॉजी पे चलती है। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ही तो केस फाइल किया हुआ है, गवर्नमेंट ने ही तो केस फाइल किया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आप ऑपोजिशन उन जो बीजेपी है उनके इवेंट्स अटेंड करती हैं जाके, तो आप तो उस आइडियोलॉजी के साथ सिंपैथेटिक होंगी। तीसरी बात, जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा थी उनके बच्चे जो है, उनके बच्चे गवर्नमेंट के पैनल एडवोकेट्स हैं, गवर्नमेंट के पैनल के ऊपर केस लड़ते हैं। तो फिर सॉलिसिटर जनरल जो ये केस लड़ने आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सॉलिसिटर जनरल जो है उनके बच्चों को केस अलॉट करते हैं। तो अब बताइए कि क्या जज न्यूट्रल होकर फैसला दे पाएंगी जब उनको पता है कि सॉलिसिटर जनरल जो है यही मेरे बच्चों को आगे केस अलॉट एलोकेट करेंगे। वो पहले बीजेपी की इवेंट्स पे जा चुकी हैं। तो चाहे वो अंदर से बायस ना भी हो, बट अपियरेंस ऑफ बायस तो लग रहा है ना, देखने में तो लग रहा है ना कि यार ये बायस ही होगा ये बंदा, ये मेरे खिलाफ ही फैसला सुनाएगा ये जज, है ना, होगा ना। तो इन्होंने यही चीज बोली कि आप रिक्यूज कर लीजिए, किसी और जज साहब को मेरा केस दे दीजिए। तो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी ने बोला कि मैं रिक्यूज नहीं करूंगी, मैं बायस नहीं हूं। जबकि सबसे आयरॉनिकल या पैराडॉक्सिकल बात ये है, आप ये देखिए कि रिक्यूजल क्यों होता है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है, आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को लिखिए, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, नेमो जुडेक्स
इन कॉजा सुआ, मतलब नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस, नो वन कैन बी अ जज इन हिज और हर ऑन कॉज या केस, ठीक है, ऑन कॉज, कोई अपने ही केस में अपने ही कॉज के अंदर जज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि अगर जज साहब का कुछ इंटरेस्ट है, जैसा अब जैसे इनके बच्चे तो इन सॉलिसिटर जनरल जो है उनको केस एलोकेट करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट बनता है। देन एबीएपी के इवेंट्स अटेंड करती है, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बीजेपी के साथ, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी के साथ सिंपैथेटिक है जज। तो फिर ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ। आप इसको सिंपल नहीं समझिए कि अगर एक पर्सन ने मर्डर कर दिया, उसको जब पुलिस पकड़ के लेके आई और जज साहब के सामने पेश किया, तो जज साहब उस एक्यूज के पापा निकले जिसने मर्डर किया था। तो आप ही बताइए, आपको लगता है कि जज साहब जो है न्यूट्रल होके ये फैसला सुना पाएंगे या अपने बच्चे को बचाएंगे? वो आप पक्का बोलेंगे कि यार जज बायस होगा और अपने बच्चे को बचाएगा। तो वही तो कह रहे हैं कि नो वन कैन बी अ जज इन ऑन केस। अपने ही केस के अंदर वो जज फैसला नहीं सुना सकता जहां पर उसका इंटरेस्ट है, जहां पर उसका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो रिक्यूजल भी इसीलिए होता है कि आप रिक्यूज कर लीजिए, जरा सा भी अगर शक है बायस का, बायस ना भी हो बट जरा सा भी अगर शक है जिस पर्सन का केस है, तो आपको रिक्यूज कर लेना चाहिए, आपको हट जाना चाहिए। बट यहाँ पे सबसे पैराडॉक्सिकल बात यह है कि जिस जज साहब के अगेंस्ट ये फाइल होता है कि भाई जिस जज साहब के पास ये चीज पिटीशन फाइल होती है, रिक्यूजल, कि आप अपने आप को रिक्यूज कर लीजिए। अब आप मुझे बताइए कि जस्टिस स्वर्ण कांता को उन्होंने बोला कि आप रिक्यूज कर लीजिए, और वो रिक्यूजल की पिटीशन को सुनवाई कर रही हैं, खुद के खिलाफ ही रिक्यूजल का जो मांग है उसको खुद ही वो सुनवाई कर रही हैं। आप मुझे बताइए, ये भी तो नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ की वायलेशन है। क्या एक जज अपना ही बायस डिसाइड कर सकता है? अगर एक जज के अगेंस्ट बायस का एलिगेशन है, तो उस जज का बायस वो खुद ना सुने, क्योंकि अगर वो खुद सुनेगा तो वो तो अपने आप में ही नेचुरल जस्टिस की वायलेशन है। जज अपना ही केस खुद सुन रहा है कि मैं बायस हूं या नहीं हूं, और जज अपने आप को ही क्लीन चिट दे रहा है कि हाँ मैं तो बिल्कुल बायस नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो केस का सुनवाई करूंगा, सुनवाई करूंगी या करूंगा। तो वो जज अपनी एक्यूजल प्ली को खुद ही सुन रहा है, तो वो तो खुद में ही नेचुरल जस्टिस की वायलेशन हो गई ना। तो अगर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी की रिक्यूजल प्ली थी, तो वो किसी और जज साहब को सुननी चाहिए थी। वो जज साहब ये डिसाइड करते कि क्या जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का कोई इंटरेस्ट है, क्या अपीयरेंस ऑफ बायस लग रहा है। अगर उन जज साहब सुनते और वो बोलते कि हाँ बायस लग रहा है, तो वो रिक्यूजल के लिए बोल देते। बट ये अपने आप में एक बहुत आयरॉनिकल या पैराडॉक्सिकल की बात है कि जिस जज साहब का बायस चैलेंज होता है, वो खुद ही वो चीज डिसाइड करते हैं कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं, मैं बायस हूं या मैं नहीं बायस हूं। अब यही कहानी यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने जब जब बोला ना कि आप अपने आप को रिक्यूज कर लो, तो जज साहब ने अपने आप को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने बोला मैं बायस नहीं हूं, मैं सुनूंगी। तो उन्होंने बोला मैं केस को सुनूंगी। जब उन्होंने केस की सुनवाई करने की अब स्टार्ट करे, तो इन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी और ये सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं जस्टिस स्वर्ण कांता के खिलाफ, कोई रील डाल रहे हैं, कोई पोस्टर डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं। तो अब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी ने जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी मेंबर्स मनीष सिसोदिया, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है। अगर कोर्ट के आप उसके अंदर कोर्ट को बैड लाइट में स्कैंडलाइज करते हैं, कोर्ट को, कोर्ट की रेपुटेशन को स्कैंडलाइज करते हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट कोर्ट के अंदर इरोड हो जाए, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट का जो है कार्रवाई हो सकती है। तो इनके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। अब आप एक चीज ध्यान सुनिए, वहां पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी इनके खिलाफ केस सुन रही हैं, और साथ ही इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी फाइल हो गया है। तो अब तो पक्का ही जज साहब के मन में ये है ना कि ये मेरे खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया। क्या अब वो जज साहब सुन सकती हैं वो केस, जो जो ये लिकर पॉलिसी, जो एक्साइज पॉलिसी केस है, क्या अब वो सुन सकती हैं जिससे उन्होंने रिक्यूज करने से मना कर दिया था? नहीं, अब वो नहीं सुन सकती। अब उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया है, क्योंकि उनको पता है कि अब मैं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चला रही हूँ। तो अब कहीं ना कहीं वो इनके खिलाफ ही उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाई है। तो चलाई इसीलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन्होंने स्कैंडलाइज किया है, विलीफाई किया है, डिफेम किया है, ठीक है, मीडिया पोस्ट डाल डाल के। तो उन्होंने अपने आप को लिक्विड पॉलिसी केस से तो रिक्यूज कर लिया, बट इनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चला दी है। लेट्स सी कि इनके अंदर क्या क्या फैसला आएगा। देन उसके बाद एक्टिविस्ट क्वेश्चन द इम्पार्शियलिटी ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स, वो भी ये चीज चैलेंज कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रही है, वोटर लिस्ट को रिफाइन कर रही है, कह रहे हैं कि इम्पार्शियलिटी उसकी चैलेंज कर रहे हैं, वो इम्पार्शियलिटी की इलेक्शन कमीशन बायस है। और मतलब ये आप देख सकते हैं कि फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स भी ये चीज कह रहे हैं दैट इम्पार्शियलिटी ऑफ द एक्सरसाइज
बेसिकली उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं। तो बंगाल के अंदर काफी एलिगेशन है कि इट इज नॉट वोट चोरी, इट इज वोट डिकॉइटी। वोटों की चोरी नहीं हुई, वोटों का डाका पड़ा है। तो लेट्स सी क्या इसके अंदर एसआईआर के ऊपर कुछ होता है या नहीं होता। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये एसआईआर तो हो गया, ये वाला नहीं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इंडिया बैक्स टू स्टेट सॉल्यूशन ऑफ पैलेस्टीन। तो ये मैं कल के न्यूज़पेपर में आपको बताया था कि ब्रिक्स की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी, जहां पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए हैं, बाकी कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं। आप देख सकते हैं विद द फॉरेन मिनिस्टर्स एंड हेड्स ऑफ द डेलीगेशन ऑफ द ब्रिक्स कंट्री, क्योंकि इस बार ब्रिक्स की चेयर इंडिया है। ब्रिक्स समिट इस बार इंडिया में करवाया जाएगा। तो ब्रिक्स समिट से पहले बहुत सारी मीटिंग्स करवाई जाती हैं। तो इस मीटिंग के अंदर जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसके ऊपर डिस्कशन की गई, और वहां पर इंडिया ने पैलेस्टीन के रिगार्डिंग अपनी स्टेटमेंट को अपनी पोजीशन को रीअफर्म किया है कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन को अभी भी जो है एक्नॉलेज करते हैं। तो इंडिया कहता है मैं अभी भी टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता हूँ। टू स्टेट सॉल्यूशन मतलब इजराइल की अलग देश हो और पैलेस्टीन का अलग, दोनों दो स्टेट्स होनी चाहिए। तो ये नहीं कि इजराइल सब पे कब्जा कर ले। तो उसी चीज के रिगार्डिंग इंडिया ने अपनी बात को दोबारा दोहराया है। और साथ ही साथ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हमारे इंडिया में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोलते हैं, तो उन्होंने ये चीज बोली है कि जो देश यूनिलेटरल सैंक्शंस लगाते हैं वो बिल्कुल गलत है। यूएन सैंक्शंस लगाए तो वो बात अलग है, यूनाइटेड नेशंस। बट जो देश यूनिलेटरल सैंक्शन लगाते हैं, मतलब यूएस की तरफ बात हो रही है कि यूएस सैंक्शन लगा देता है ना सबके ऊपर, इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगा दिए थे, सैंक्शन तो नहीं लगाए, टैरिफ लगा दिए थे। तो ये चीज उन्होंने बोली है कि द इंक्रीजिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिलेटरल कोर्सिव मेजर्स, इट इज इनकंसिस्टेंट विद द इंटरनेशनल लॉ, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। देन आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कि पी कुमारन जो है इंडिया के हाई कमिश्नर बन गए हैं जी, यूके के लिए, यूनाइटेड किंगडम। तो हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम, हाई कमिश्नर। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, पेराई सामी कुमारन, इनका नेम नोट डाउन कर सकते हैं आप। देन मूविंग अहेड, फ्री फेयर इलेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कहानी क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। इसकी कहानी ये है कि भाई इसकी कहानी ये है कि इंडिया के अंदर जो आर्टिकल 324 है, 324 क्लॉज 2 है, तो वो वहां पर लिखा हुआ है कि भाई पार्लियामेंट जो है लॉ बनाएगी, और लॉ बना के जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का प्रोसीजर बताएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे गणेश कुमार हैं, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं हमारे सुखवीर संधू एंड विवेक जोशी। ठीक है, इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। अब क्या है कि इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद पार्लियामेंट ने कभी लॉ बनाया ही नहीं कि कोई लॉ बनाए जिसमें ये प्रोसीजर लेट डाउन करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट करना है। तो फिर अभी तक अपॉइंटमेंट कैसे हो रही थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट एडवाइस करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी तक क्या हो रहा था कि भाई जो अपॉइंटमेंट हो रही थी उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर। अब इसके अंदर आप देखिए कि डेमोक्रेसी जिस देश में होती है उसका मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंदर इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और इलेक्शंस कंडक्ट करवाने वाली बॉडी चीफ इलेक्शन कमीशन हमारी इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन को चलाने वाला पर्सन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। ये पर्सन, आपको नहीं लगता कि ये न्यूट्रल होने चाहिए, इम्पार्शियल होने चाहिए? अगर ये पर्सन गवर्नमेंट अपॉइंटेड या गवर्नमेंट के फेवर के पर्सन अपॉइंट हो जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि इलेक्शंस के अंदर ये रूलिंग गवर्नमेंट को फेवर करेंगे और ऑपोजिशन वालों के अगेंस्ट जो है कोई ना कोई मेजर्स जो है वो लेंगे? तो इंडिया में आप देखिए कि पहले जब अपॉइंटमेंट होती है तो कैसे प्राइम मिनिस्टर ये गवर्नमेंट का पार्ट है, कैबिनेट मिनिस्टर ये गवर्नमेंट का पार्ट है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो थे ये, इनका क्या कहना है? ठीक है, ये मेजोरिटी गवर्नमेंट के पास है ना, एग्जीक्यूटिव के पास है ना। तो फिर ये लोग ऐसा पर्सन यहाँ पर अपॉइंट करते हैं जो जो ऐसा पर्सन हो थोड़ा सा हु विल टो द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की हिसाब से चले, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कोई ज्यादा एक्शन ले। बट जबकि लोकतंत्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो इम्पार्शियल फेयर इलेक्शन इंडिया में होने जरूरी हैं। और यही तो हमें एलिगेशंस लग रही हैं, इस बार कितनी इलेक्शन कमीशन के ऊपर एलिगेशंस लगी हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, बायस्ड है, वोट चोरी। और ये कांग्रेस के जो वो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं,
लोकसभा के अंदर, राहुल गांधी, उन्होंने तो एक पूरी पूरी वीडियो बनाई है कि कैसे उनकी टीम ने वो इन्वेस्टिगेशन, आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, आई एम जस्ट गिविंग यू कि ऐसे एलिगेशंस हैं, बट आई एम टेलिंग यू कि इलेक्शन कमीशन फेयर होनी चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल होनी चाहिए, गवर्नमेंट का उसके ऊपर जो जो ये पर्सन इलेक्शन कमीशन का हेड होना चाहिए वो बंदा न्यूट्रल होना चाहिए, और उस बंदे की टेन्योर फिक्स्ड होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट उसको जब चाहे हटा ना सके। जैसे जजेस होते हैं ना, जजेस को अपॉइंट करने के लिए कोलिजियम सिस्टम है, क्योंकि गवर्नमेंट का उसके अंदर कोई ये ना हो कि गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है जजेस को, तो फिर गवर्नमेंट जजेस भी वैसे अपॉइंट करेगी जो जजेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैसला कभी सुनाएंगे ही नहीं। तो जजेस की भी टेन्योर फिक्स्ड होती है, जजेस को हटाने का प्रोसीजर बड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर भी इम्पार्शियलिटी बनाए रखने के लिए पर्सन को अपॉइंट करने के लिए कोई प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए जिसमें न्यूट्रल प्रोसीजर हो, कोई फेयर प्रोसीजर हो। तो ये चैलेंज हुआ था इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये जो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं ये तो गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी से अपॉइंट कर रही है, तो फिर ये इम्पार्शियल बंदा अपॉइंट ही नहीं करती गवर्नमेंट। तो फिर एक केस आया, केस का नाम है, जिस केस में ये चैलेंज हुआ था उस केस का नाम है अनूप बरनवाल, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हाँ ये चीज तो गलत है यार, जो इलेक्शन कमिश्नर है वो न्यूट्रल होना चाहिए, उसके लिए फिर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, फिर कोर्ट ने बोला कि भी अनूप बरनवाल के केस के अंदर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए जो बॉडी बनेगी उसके अंदर कौन कौन होगा, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अब आप देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव पीएम है, ये ऑपोजिशन के, और ये न्यूट्रल है सीजीआई, तो ये होने चाहिए। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ पास कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ है ना कि जब तक गवर्नमेंट लॉ नहीं पास करती, तो अभी इस अनूप बरनवाल के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक गवर्नमेंट लॉ नहीं बना देती और कोई फेयर प्रोसीजर नहीं बना देती, तब तक यही कमेटी जो है इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगी। अब जब से आजादी मिली थी तब से तो लॉ बनाया नहीं था, तब से तो ऐसे ही अपॉइंट कर रहे थे, तो जैसे ही जजमेंट आ गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया। 2023 या 24 के अराउंड एक लॉ पास हो गया, उस लॉ का नेम लिखवाता हूं अभी। उस लॉ के अंदर गवर्नमेंट ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को एक तरह का ओवरटर्न कर दिया, ओवरटर्न, ओवरटर्न इन द सेंस उन्होंने बोल दिया, जो लॉ पास हुआ है उस लॉ का नाम लिख ही लो आप, ठीक है, उस लॉ का नेम है, आप लिखिए, इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस टर्म्स ऑफ एक्ट 2023। इस लॉ के अंदर प्रोसीजर पता कौन सा ले डाउन कर दिया, प्रोसीजर ये लिख दिया कि भाई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर, दोबारा से देख लो आप, एग्जीक्यूटिव की मेजोरिटी हो गई है, सरकार ने अपने हाथ में ले लिया कि इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट होगा दोबारा से। अब जब ये नया लॉ आया है 2023 वाला, ये वाला लॉ, इस लॉ को दोबारा चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सर आपने अनूप बरनवाल के अंदर जो जजमेंट दी थी, उस जजमेंट में आपने बोला था कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती तब तक वैसा चलना चाहिए, तो ठीक है लॉ तो बना दिया, बट लॉ के अंदर जो प्रोसीजर है वो तो बहुत ही अनफेयर है, फिर दोबारा से एग्जीक्यूटिव की मेजोरिटी हो गई वहां पर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तो बात सुननी नहीं, अपना बंदा अपॉइंट करेंगे वो वहां पर। तो ये इसकी हियरिंग चल रही है, आप देख सकते हैं, और उन्होंने बोला यहाँ पर, द कोर्ट हाईलाइटेड द एब्सेंस ऑफ इवन वन एब्सोल्युटली न्यूट्रल पर्सन, कोर्ट ने बोला एक भी न्यूट्रल पर्सन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन कमेटी को चेयर करता है, उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर है, और उन्होंने बोला कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल है वो मेयरली ऑर्नामेंटल है, ऑर्नामेंटल, बस दिखावे का है, एक सजावट है, ऑर्नामेंटल, उनका काम तो कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर यूनानिमस वोट से थोड़ी फैसला लिया जाएगा, मेजोरिटी से लिया जाएगा। यूनानिमस होता है कि सब एग्री करें, और मेजोरिटी का मतलब होता है कि 3 में से 2 अगर मान रहे हैं, 2 भी, तो फिर बस उसको अपॉइंट कर देंगे, तो 2 तो फिर एक प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, तो फिर 2 तो गवर्नमेंट के ही बंदे हैं, वो तो मानेंगे ही मानेंगे। तो उन्होंने बोला ये तो सिर्फ ऑर्नामेंटल है। उसके बाद उन्होंने बोला फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कोर्ट ने बोला, अभी जजमेंट नहीं आई है, बस कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। इट कैन ओनली बी अकम्प्लिश्ड बाय हैविंग इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, उन्होंने बोला कि भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और ये फेयर एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी हो सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हो। इट कैन ओनली बी इंडिपेंडेंट, इट यहाँ पर लिखा इफ देयर आर इंडिपेंडेंट कमिश्नर्स, इंडिपेंडेंट कमिश्नर्स कैसे होंगे, तो यहाँ पर जज साहब ने बोला कि हाइपोथेटिकल अजम्पशन है दैट वेंकटरमनी, नॉट जज साहब ने, जो वेंकटरमनी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से आए ना, तो उन्होंने फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट किया, उन्होंने बोला जज साहब आप सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप एज्यूम कर रहे हो
कि भाई जो बंदा अपॉइंट होगा वो बॉयज्ड होगा, ये तो सिर्फ assumptions है। उन्होंने बोला कि भाई ये जरूरी थोड़ी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसर्विएंट ही हो, ठीक है, तो ये तो सर वही है। तो उन्होंने बोला, एक लाइन कोट करी कि अनलेस यू टेस्ट द पुडिंग हाउ कैन यू से द पुडिंग इज बैड। उन्होंने बोला कि जब आप पहले देखो तो सही कि वो बंदा बायस्ड है या कौन सा बंदा अपॉइंट कर रहे हैं। बट फिर कोर्ट ने भी ये चीज बोली, कोर्ट ने बोला कि भाई इलेक्शन जो है, लॉज जो है सबसे प्योर होने चाहिए। इलेक्शन के रिगार्डिंग जो लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर दूसरे नंबर पे कोई चीज आती है तो वो इलेक्शंस लॉ जो होने चाहिए वो बिल्कुल ही ऐसे होने चाहिए जिसपे लोगों का फेथ हो। देन अब लेट्स से कि जजमेंट क्या आती है। देन एनटीए इग्नोर्ड सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस, ओवरऑलिंग की है, मैंने एनटीए के ऊपर बहुत बार डिस्कशन कर ली, आप मेरे नोट्स दे सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर जाके। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि नीट को कंप्यूटराइज टेस्ट कर देना चाहिए, बट मैंने आपको बोला था कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इतनी कंप्यूटर लैब्स ही नहीं है, तो आप टेस्ट कैसे करवाओगे? एक दिन में टेस्ट पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। बट ये सजेशन है कि भाई इसको कर देना चाहिए ऐसे। देन उसके बाद आप नेक्स्ट पे चलिए, आप देखिए वुमेन गैंग रेप। तो अभी तक हमारे देश में गैंग रेप, वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सो देयर इज नो डेटरेंट इफेक्ट इन द सोसाइटी। द रीजन इज वेरी सिंपल। रीजन इज सिंपल बिकॉज ऑफ लॉन्ग ट्रायल्स। ट्रायल इतने लंबे हैं, उनको पता है कि भाई कब फैसला आएगा कब फैसला नहीं आएगा। तो इसमें सिर्फ जुडिशरी की गलती नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है, इसमें पुलिस की भी गलती है, और जुडिशरी तो फिर जजेस, जब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस 34 है, वहां पर 38 अप्रूव कर दिए कैबिनेट ने। तो लेट्स सी अब वो जो पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन आएगा तो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 38 होने वाली है। बट यहाँ पर जब पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी है इंडिया के अंदर कि जिसकी वजह से डेटरेंट इफेक्ट, खौफ पैदा ही नहीं होता सोसाइटी के अंदर। तो इसमें गलती किसकी है? पुलिस की। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं करती, कलेक्शन ऑफ एविडेंस ढंग से नहीं करती, और पुलिस जो है बहुत ही इनकॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेशन करती है। दूसरी बात, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, फोरेंसिक एग्जामिनेशन, फोरेंसिक एविडेंस लेने के लिए स्टाफ ही नहीं है। उसके बाद फिर लास्ट में बात आती है कोर्ट्स की। कोर्ट्स के अंदर ओवरबर्डन जुडिशरी है, ओवरबर्डन। जजेस की मात्रा, संख्या बहुत कम है। तो वो ये सब इसलिए जो है, ये ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि लोग जो है, खौफ नहीं आता। यही आप वेस्ट एशिया के अंदर जब आप अरब कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पर पब्लिक पनिशमेंट देखिए जिससे लोगों के मन में खौफ आता है। देन मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया, तो क्वालिटी एजुकेशन की बात है, ये हमें नहीं पढ़ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम पीसीओएस टू पीएमओएस, तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज पीसीओएस। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। देन पॉली एंड्रोक्रिन मेटाबॉलिज्म ओवेरियन सिंड्रोम, एंड्रोक्रिनल। इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या नेम चेंज हो गया जी, पहले पीसीओएस कहते हैं, फिर पीएमओएस कहते हैं। आप बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनिए और मैं आपको इसको बहुत ही इजी वे में समझाता हूँ। आप देखिए, पीसीओएस टू पीओएमएस नेम चेंज, ये नेम चेंज हो गया जी। अब इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? सेंट्रल क्रक्स क्रक्स ये आप अपने आप देख लीजिएगा, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ, ठीक है? आप स्टार्टिंग से समझिए। सबसे पहले समझिए कि पीसीओएस पता क्या है बेसिकली? जो फीमेल्स होती है ना, फीमेल की ओवरीज, जो ओवरी होती है जहां पर एग प्रोड्यूस होते हैं, वहां पर जो है ओवरीज में दो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? प्रोस्टेरोन जो है, ये आपका क्या कहते हैं, टू हार्मोन्स आर देयर। अब वो हार्मोन्स, दो हार्मोन्स है, कौन से ओवरीज के अंदर? लेट्स सी, एक एस्ट्रोजन है और एक प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है? तो ये वुमेन्स के अंदर ये हार्मोन्स पैदा होते हैं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं बेसिकली? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स हैं जो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स को मैसेज पहुंचाते हैं कि भाई क्या वो कैसे एग प्रोड्यूस करने हैं, कितना शुगर लेवल मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना? इंसुलिन हार्मोन है ना, इंसुलिन हार्मोन वो शुगर को कंट्रोल करता है ना। तो वैसे ही ये एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, ये भी हार्मोन्स हैं। तो पीसीओएस क्या था? पॉली मतलब मल्टीपल, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम था पहले। पॉलीसिस्टिक, सिस्ट क्या होती है कि एक वो बन जाता है, छाला सा बन जाता है जिसमें फ्लूइड भर जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ओवरीज के अंदर बहुत सारे सिस्ट हो जाती हैं, बहुत सारी मल्टीपल सिस्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या वुमेन फर्टिलिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट जाता है। देयर इज अ प्रॉब्लम इन कंसीविंग द चाइल्ड, बच्चा कंसीव करने में दिक्कत आती है, बच्चा इनफर्टाइल हो जाती है वुमेन्स, है ना? तो ये पीसीओएस जो है वुमेन के रिगार्डिंग ये एक प्रॉब्लम है, एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, बट मेनली इट इज पॉलीसिस्टिक। ओवरीज के अंदर बहुत सारी सिस्ट हो जाती हैं। अब जो दुनिया के भर के डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये बोला कि इसको पीसीओएस नहीं बोलना चाहिए, हमें इसको पीएमओएस बोलना चाहिए। पी उन्होंने बोला कि पॉली एंड्रोक्राइनल मेटाबॉलिज्म ओवेरियन सिंड्रोम।
अब नेम चेंज से फर्क क्या पड़ा? उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि ये जो पीसीओएस है ना, ये सिर्फ सिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ओवरीज में सिस्ट है तो जी पीसीओएस हो गया। उन्होंने बोला ये बहुत हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है कि हो सकता है कि फैटी लीवर भी हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटिक शुगर बहुत ज्यादा हो। क्यों शुगर बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो हार्मोन है इंसुलिन, इंसुलिन प्रोड्यूस कर, जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है इंसुलिन, वो शुगर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई है, फैटी लीवर है, ओवरीज के अंदर सिस्ट हैं। उन्होंने बोला देर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सिंड्रोम क्रिएट होता है। बट इसको जब हम पीसीओएस बोलते हैं तो बस दिमाग में एक ही चीज आती है, सिस्ट इन द ओवरीज। अब सिस्ट इन द ओवरीज सिर्फ एक ही चीज के ऊपर जो है फोकस जा रहा है कि ओवरीज के अंदर सिस्ट है, जबकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि सिर्फ ओवर सिस्ट की वजह से नहीं है, मल्टीपल हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से है, कि शुगर लेवल, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, ये सब की वजह से ये प्रॉब्लम है, मल्टीपल है। इस सिंड्रोम को डील करने के लिए मल्टी जो है ट्रीटमेंट चाहिए, मल्टी स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट। सिर्फ सिस्ट को नहीं रिमूव करना, बाकी चीजों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला इसका नेम चेंज करो, जिसकी वजह से ये चीज पता चले कि ये सिर्फ सिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है और वुमेन के अंदर स्टिग्मा कम हो। जैसे हम पीसीओएस कहते हैं तो वुमेन को ये स्टिग्मा होता है कि ये इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं पैदा हो सकता, तो ये स्टिग्मेटाइज भी करती है वुमेन को। तो उन्होंने इसका नेम चेंज कर दिया पीएमओएस। पॉली मतलब मल्टीपल, एंड्रोक्रिनल मतलब एंडोक्रिनल सिस्टम का एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हार्मोन्स के रिगार्डिंग जो है वो स्टडी करते हैं। जो हार्मोन हमारे बॉडी में पैदा होते हैं ना, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, बहुत सारे हार्मोन्स पैदा होते हैं। तो उन्होंने बोला पॉली एंडोक्रिनल मतलब बहुत सारे हार्मोन्स को लेकर ये दिक्कत है, इंसुलिन नहीं प्रॉपर आ रहा। और पॉली एंडोक्रिनल मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जो हमें ये बताता है कि कितना शुगर लेवल, कितनी शुगर एक्सट्रैक्ट करनी है फूड से, कितना, ये बॉडी को हमें बताता है। पॉली एंडोक्रिनल मेटाबॉलिज्म ओवेरियन सिंड्रोम उन्होंने नेम चेंज कर दिया, ताकि अब जब ये किसी पर्सन को ये चीज हो तो वो डायग्नोसिस जब डॉक्टर करे तो वो सिर्फ ओवेरियन सिस्ट के ऊपर ना ट्रीटमेंट दे, वो एज अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट दे उसको। तो आप ये मेरा जो पीडीएफ है इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है, हार्मोनल ग्लैंड्स कौन से होते हैं, देन ओवरीज किसको बोलते हैं हम, देन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन का मतलब क्या है, पीसीओएस का क्या मतलब है, देन व्हाई इट इज एग्जैक्टली इन द न्यूज। तो एंडोक्राइन सोसाइटी है, उन्होंने ये चीज रेकमेंड करी थी, पॉली एंडोक्रिनी मेटाबॉलिज्म ओवेरियन सिंड्रोम। तो इसका नेम क्यों चेंज हो गया है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि इस प्रॉब्लम को एक नैरो लेंस के थ्रू ना देखा जाए, एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट दी जाए, प्रॉपर डायग्नोसिस हो, और हर एक गायनोकोलॉजिस्ट इसके अंदर ट्रीटमेंट देगा, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इसके अंदर ट्रीटमेंट देगा। उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो गैस्ट्रो का डॉक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते, तो फैटी लीवर जो हम कहते हैं, तो सारे डॉक्टर जो हैं एक प्रॉपर डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए, सिर्फ सिस्ट के ऊपर फोकस ना किया जाए। तो इसलिए इसका नेम चेंज हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारी आज की नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ये आप आर्टिकल बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ये आर्टिकल हमारे काम का नहीं है। देन दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट, bursting at the seams, the current rise in the inflation is not transient। transient क्या होता है? टेम्परेरी, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, टेम्परेरी नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन अब बढ़ रही है, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी, आज आपने देखा डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, 3 रुपए बढ़ गया आई थिंक, और एलपीजी का प्राइस भी आपने देखा था बढ़ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप देखेंगे आने वाले टाइम में 1-2 दिन के अंदर प्राइस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज है इंडिया के अंदर, जब से ये क्राइसिस हॉर्मुज स्ट्रेट, ये वेस्ट एशिया क्राइसिस स्टार्ट हुए हैं, 3,000 करोड़ 3,000 करोड़ का डेली का नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोगों को ऊपर जो है रेट बढ़ाया नहीं। जब रेट अब बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, अब इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ेगी, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि तेल महंगा हो गया, तेल महंगा होकर बाकी चीजें महंगी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो जाएगी, सब्जियां महंगी हो जाएंगी। अब हमारी इस बार मानसून की भी बात हो रही है कि मानसून प्रॉपर आए। इस बार आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये चीज बोली है कि इस बार मानसून जो है बिलो नॉर्मल आ सकता है। बिलो नॉर्मल अगर मानसून आया तो क्रॉप, प्रॉपर क्रॉप यील्ड कम, अगर क्रॉप यील्ड्स कम हो गई, पैदावार कम हो गई, फिर आपको पता है सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है हमारे देश में, सप्लाई अगर कम हो गई, जैसे बाढ़ आ गई थी पिछली बार पंजाब के अंदर, तो फिर बाढ़ आने की वजह से कितना नुकसान भी हो गया था। तो अगर यील्ड कम हो गई तो आपको पता है सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। तो दो इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल के अंदर जो होलसेलर्स हैं उनके प्राइसेस को कंपेयर किया जाता है कि पहले होलसेलर एक दाल कितने की बेच रहा था, अब कितने की दे रहा है, कितने की बेच रहा है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में सारे फूड आइटम्स,
और जितने भी बास्केट्स बनी हुई है, ब्रैकेट्स बनी हुई है, हम कभी पढ़ेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी कंज्यूमर जो चीजें खरीदता है ना, फूड, फ्यूल, एजुकेशनल सर्विसेज, फुटवेयर, जितने भी जो चीजें हैं आप खरीदते हैं, उनके प्राइसेस को कंपेयर करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है कि पहले ये इस चीज का प्राइस ये था, अब इस चीज का प्राइस इतना हो गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ी है या कम हुई है, प्राइस बढ़े हैं या कम हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है। मैं इस इकोनॉमिक एडिटोरियल की बात नहीं कर रहा था, आपके सामने नेक्स्ट पेज के ऊपर एक एडिटोरियल आएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और वो सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बर्स्टिंग एट द सीम्स, इस एडिटोरियल को आप पढ़ सकते हैं, बहुत इजी सा है। इंडिया अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन, इंडिया के अंदर अप्रैल के मंथ में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 3.48% है, ठीक है जी। और पहले मार्च के महीने में 3.4% थी। तो कह रहे हैं कि भाई वो अभी आपको लग रहा है कि बिनाइन है, बिनाइन मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक तो है। इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो 2 to 6% के बीच में होना चाहिए, 2 से नीचे नहीं जानी चाहिए इन्फ्लेशन, 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर 6 से ऊपर चली गई तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई, आरबीआई जो है अपने रेपो रेट बढ़ा देगा। तो उन्होंने बोला, ऑथर कह रहा है कि भी अभी आपको लग रहा है रिटेल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं है, होलसेल इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे, होलसेल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अप्रैल के मंथ में अभी आपको दिख रहा है कि मार्च के महीने में 3.88 थी और अप्रैल के मंथ में 8.3 हो गई है, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गई है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ गया और सीपीआई ना बढ़ाओ। और तो उन्होंने यही बोला कि होलसेल प्राइस बढ़ गया क्योंकि कमर्शियल एलपीजी के प्राइस भी तो बढ़ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि रिटेल में इसका इफेक्ट देखने को शुरू आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको। signaling that the substantial upstream price pressures are still working in their way through the economy। तो कह रहे हैं प्राइस प्रेशर इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। अनसरप्राइजिंगली होलसेल प्राइस इंडेक्स हैज बीन सोरिंग, लेड बाय मतलब ये होलसेल प्राइस इंडेक्स क्यों बढ़ गया, कहते हैं सोरिंग फ्यूल एंड पावर प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए इसकी वजह से। देन पेट्रोलियम नेचुरल गैस प्राइसेस 67% बढ़ गए। then this clearly indicates that full impact of rising energy cost has not yet been passed to the end consumer। तो उन्होंने बोला इससे यही पता चलता है कि अगर होलसेल प्राइस बढ़ गए हैं, अभी कंज्यूमर के ऊपर ये इम्पैक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि कंज्यूमर्स का प्राइस, कंज्यूमर को प्राइस अभी बढ़ाया नहीं है। अभी आज देखा आपने पेट्रोल बढ़ गया तो कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट जाना शुरू हो गया अब। हाउएवर सच अ पास थ्रू नाउ अपीयर्स इमिनेंट, इमिनेंट मतलब अबाउट टू हैपन। कह रहे हैं अब ये कंज्यूमर के ऊपर पास किया जाएगा, पहले नहीं किया था ना गवर्नमेंट ने, बट अब तो गवर्नमेंट को ये पास करना ही पड़ेगा। इट इज इमिनेंट, इमिनेंट मतलब अबाउट टू हैपन, ये होने वाला है और हो भी गया आज। Then Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri recently indicated that center may have little choice। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बट टू रेज द रिटेल पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, क्योंकि पब्लिक ऑयल जो सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनकी अंडर रिकवरी 30,000 करोड़, एक महीने में 30,000 करोड़ का घाटा पड़ रहा है उनको। वो प्राइसेस पीछे से महंगा तेल ले रहे हैं, आपको सस्ता दे रहे हैं, अब बढ़ाने वाले हो। एनी इंक्रीज इन रिटेल फ्यूल प्राइसेस विल हैव इकोनॉमिक वाइड इम्प्लीकेशन। तो ऑथर कह रहा है जब रिटेल प्राइसेस बढ़ गए तो इसके पूरी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़े इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। तो अप्रैल के अंदर आपको रिटेल इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है 3.48%, बट आप नेक्स्ट मंथ देखना, ठीक है, मई के मंथ की जब इन्फ्लेशन आएगी तो यू विल सी कि हाँ, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स और ये सब चीजें बढ़ जाएंगी। तो उन्होंने ये चीज बोली है कि भाई इसके कास्केडिंग इफेक्ट है, अब धीरे धीरे जो है आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। बहुत इजी एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट जो इसमें एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देन कूलिंग डॉक्ट्रिन, एक्सेस टू सेफ इंडोर टेम्परेचर्स। तो ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बढ़ रहा है तो सेफ होना चाहिए, वो ये इंडिया ब्लॉक वाला हमें नहीं पढ़ना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल फ्लाइट एंड प्रेशर ऑन द रूपी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन टूडेज न्यूज़पेपर। आप इस एडिटोरियल को बहुत ध्यान से समझेंगे और हम जल्दी से जल्दी अब इसको कंप्लीट करेंगे, देन वाइंड अप करेंगे इसको हम। चलिए आइए इसको समझते हैं, कैपिटल फ्लाइट एंड प्रेशर ऑन द रूपी। तो ये कह क्या रहा है ऑथर, इसको हम एक पीडीएफ जो मैंने आपके लिए बनाया उसके थ्रू हम समझते हैं। आइए, अंडरस्टैंडिंग इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस, ठीक है, सेंट्रल क्रक्स आप पढ़ लेना, जब पूरा एडिटोरियल पढ़ लोगे ना ये यहीं से पीडीएफ से, तो आप सेंट्रल क्रक्स बाद में पढ़िया करिए। क्रिटिकल पॉइंट, करंट अकाउंट प्रेशर एंड कैपिटल फ्लाइट आर हिटिंग द रूपी एट द सेम टाइम। तो हम देखेंगे जी, कैपिटल फ्लाइट किसको बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया में चल रहा है। आप मेरी कल की क्लास लगाइए जिसपे मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट समझाया है। तभी तो गवर्नमेंट ने गोल्ड के ऊपर जो है वो जो ये एक्साइज जो टैक्स है बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, टैक्स बढ़ा दिया है, डबल कर दिया गोल्ड के ऊपर, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा था जी। अब हम समझते हैं जी कि कैपिटल फ्लाइट क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो अगर कोई यूके में कोई अमेरिका में बंदा बैठा है उसको इन्वेस्ट करना है,
तो वो बंदा देखेगा कि मुझे सबसे ज्यादा फायदा कहाँ हो रहा है, तो वो देखेगा कि सबसे ज्यादा रिटर्न मुझे कहाँ मिलेंगे, तो वो देखेगा कि ये इमर्जिंग इकोनॉमी ब्राइट स्पॉट कौन सा है, तो वो कहेगा यार इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट, इंडिया के अंदर काफी तेजी से जो है जीडीपी ग्रो कर रही है, तो वो कहता है कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब इंडिया में जरूरी थोड़ी जमीन खरीदेगा, इंडिया में वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिया में गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लो, तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको इतने परसेंट इंटरेस्ट देंगे, 8%, सपोज करो 8% इंटरेस्ट देंगे। अब वो बंदा अमेरिकन इन्वेस्टर अगर अमेरिका के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदेगा, तो वहां पर 4% इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको। अगर वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो इंडिया के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद रहा है, तो उसको 8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो वो कहता है मैं अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया करता हूँ यार, मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो उसने बोला मेरे पास सपोज करो $100 है, तो $100 बहुत सिंपल से मैंने एक वैल्यू लिया, $100 उसको इन्वेस्ट करने हैं। तो अगर वो अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करता तो 4% से रिटर्न मिलती, अब वही वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो 8% से रिटर्न मिलेगी। तो इनको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फॉरेनर्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरे देश के अंदर, उनको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोलते हैं। अब इंडिया में पता क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उससे निकाल निकाल के जा रहे हैं यूएस। तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी इंडिया के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे, वो बेच बेच के वो कह रहे हैं कि हमें अपना पैसा डिसइन्वेस्टमेंट करके हम यूएस के बॉन्ड्स खरीदेंगे, हमें इंडिया की मार्केट से। तो कहते हैं इंडिया से कैपिटल फ्लाइट हो गई, कैपिटल फ्लाइट मतलब जितना कैपिटल पैसा फॉरेनर इन्वेस्टर्स ने लगाया था निकाल के वो ले गए अपने कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे या कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में से कैपिटल जा रही है। यही चीज हमें डिस्कस करनी है कि इससे फिर इम्पैक्ट क्या है। इससे इम्पैक्ट यह है कि इंडियन रुपी की वैल्यू नीचे गिर रही है, इंडियन रुपी की वैल्यू नीचे गिर रही है, वहां से करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है, इसको समझना है हमें। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। When we say that foreign investors are investing in India, we don't say कि वो सिर्फ लैंड बाय करते हैं, वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो सपोज करो कि 100 रुपीज उसने इन्वेस्ट करने हैं, तो 8% रिटर्न मिलेगा, तो 108 रुपए उसको वापस मिलेंगे ना। तो यही मैंने आपको बोला था कि तो कि उसको इन्वेस्टमेंट करता है, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको रिटर्न अच्छी मिलेगी। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये लोग छोड़ छोड़ के जा क्यों रहे हैं, और इसमें प्रोसीजर या मैकेनिज्म क्या काम करता है। हाउ डज अ फॉरेनर इन्वेस्ट मेक मनी फ्रॉम इंडिया। तो सपोज करो एक फॉरेनर के पास $100 है, और सिंपल सी एग्जांपल है, एक फॉरेनर है, अमेरिकन मान लो पर्सन है, उसके पास $100 है, और उसने क्या करना है कि उसको इन्वेस्ट करना है, तो वो इंडियन रुपीज में इन्वेस्ट करेगा ना। तो पहले वो अपने डॉलर्स को कन्वर्ट करवाएगा। अब कन्वर्ट करवाया तो सपोज करो $1 जो है, उस $1 का जो प्राइस है 80 रुपीज, तो 80 रुपीज जो है रुपए की वैल्यू चल रही है, उसको 8,000 रुपये मिले। 8,000 रुपये मिले, 8% के हिसाब से उसने लगाया कि मुझे 640 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो टोटल मुझे जो है वो पैसे 8,640 रुपये मिल जाएंगे, है ना, यही है ना। बट अगर इंडियन रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, तो उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों। सपोज करो कि इंडियन रुपी की वैल्यू जो है वो 90 रुपये हो गई, $1 जो है 90 रुपये रुपीज का मिलेगा, तो इंडियन रुपी की परचेजिंग पावर कम हो गई ना। आप देखिए इंडियन रुपी $1 पहले 80 रुपये में मिल रहा था, अब वही डॉलर लेने के लिए 90 रुपये देने पड़ रहे हैं, 10 रुपये फालतू देने पड़ रहे हैं। 10 रुपये फालतू देने पड़ रहे हैं, तो वैल्यू रुपये की बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है। जहां पर 80 रुपये में $1 मिल रहा था, वहां 90 रुपये में $1 मिल रहा है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर जिसने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, अब इसको दिख रहा है ना अगर रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, तो वो फटाफट वहां से अपने पैसे निकालेगा। क्यों निकालेगा, क्योंकि जब वो ये बोलेगा कि मुझे उसने बोला कि ये पैसे अब मुझे डिसइन्वेस्ट करने हैं इंडिया से, तो इसके बदले में वो डॉलर मांगेगा। अब मान लो इतने रुपए में है, वो डॉलर मांगेगा। अब अगर प्राइस जो है रुपीस का 90 रुपए हो गया, तो उसको कम डॉलर मिलेंगे, क्योंकि रुपीस की वैल्यू गिर रही है। इतने रुपीस में उसको कम डॉलर मिलेंगे। अगर यही 80 रुपए का $1 होता, तो फिर उसको ज्यादा पैसे मिलते। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पर कि उसने $100 इन्वेस्ट किए थे, उसको इतनी बेनिफिट हुआ, अब वो डिसइन्वेस्ट करना चाहता है। तो जब वो डिसइन्वेस्ट करेगा, तो यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन मींस द रुपी इज लूजिंग द वैल्यू, डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू। अगर 90 रुपए का $1 हो गया, तो यहाँ पर जब वो 8,640 को आप 90 से डिवाइड करोगे, तो सिर्फ $96 उसको वापस मिल रहे हैं। तो जब वो इंडिया को छोड़ के जाएगा, तो बोलेगा कि भाई इंडिया में तो यार रुपी डेप्रिशिएट हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, तो अब रुपी की वैल्यू गिर गई, तो कम डॉलर्स मिलेंगे उसको, तो $90 मिल रहे हैं, तो उसको तो नुकसान हो गया। तो यही होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स यही देखते हैं कि अगर रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, तो फटाफट वो अपनी डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और कैपिटल सारी फ्लाइट होके चली जाएगी। यही इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। Now, understanding this is exactly what depreciation of rupees can lower the year. Now,
हाउ इन्फ्लेशन ऑल्सो हर्ट्स द फॉरेन इन्वेस्टर्स। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई, अब आपने देखा ना, रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो उससे फॉरेन इन्वेस्टर्स पे क्या इम्पैक्ट जाता है? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स पे ये इम्पैक्ट जाता है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो जहां पर आप एक बर्गर, वन बर्गर अगर आप 60 रुपीज का मिलता था, अब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, एलपीजी महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, तो जब आप बर्गर वाले भैया के पास जाएंगे, भैया बोलेंगे भैया वो 60 रुपए का बर्गर अब 100 रुपए का हो गया है, तो वही 100 रुपए का एक बर्गर मिलेगा। तो अब यू रुपये की परचेजिंग पावर कम हो गई है, परचेजिंग पावर रुपये की कम हो गई है। सपोज करो पहले 50 का बर्गर मिलता था, अब 100 का मिलता है, तो कहाँ 100 रुपए के दो मिलने थे, अब 100 रुपए का एक मिल रहा है, तो परचेजिंग पावर कम हो गई ना रुपये की। तो इन्फ्लेशन बढ़ने से रुपये की परचेजिंग पावर कम होती है, आप ज्यादा पैसों में कम चीज खरीद पाते हो, महंगाई जब बढ़ती है। तो फिर इससे फिर होता क्या है, व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई इन इंडिया, द रूपी टेंड्स टू डेप्रिशिएट, एंड जब वो डेप्रिसिएशन होती है, देन फॉरेन इन्वेस्टर्स, डॉलर जो है उसके भी जो है रिटर्न नीचे गिरती है, क्योंकि जब रुपी डेप्रिशिएट होता है, रुपी की वैल्यू गिरती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो है वैल्यू वो भी गिरती है। नाउ दूसरी बात, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, तो मैंने आपको बोला था महंगाई बहुत ज्यादा है, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को बढ़ाएगा। रेपो रेट समय थे आप, रेपो रेट बढ़ाना, तो यहाँ पर लिखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माइट कंट्रोल द इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इट। दिस क्रिएट्स अनसर्टेनिटी, फॉरेन इन्वेस्टर्स हेट अनसर्टेनिटी, एंड दिस मेक रिस्की प्लेस टू कीप मनी इन इंडिया। देन व्हाई डज द इन्वेस्टर कंपेयर इंडियाज इंटरेस्ट रेट विद द यूएस इंटरेस्ट रेट? तो यूएस के इंटरेस्ट रेट से तो कंपेयर करेगा ही। अगर यूएस के अंदर 4% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इंडिया के 8% मिल रहा है, तो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। बट अगर उनको लग रहा है कि रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, अनसर्टेन आ रहा है, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आने वाली है, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं, तो फिर उस केस के अंदर वो अपनी जो है पैसा जो है वो निकाल के अपने सेफ जोन में लेके जाएंगे। नाउ देन उसके बाद यूएस इंटरेस्ट रेट, अगर डिफरेंस मान लो, आप क्या करता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, 7% कर देती, 8% कर देती है, और यूएस का इंटरेस्ट रेट 7% हो जाता है। 4% से यूएस ने बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट। तो अगर यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया ना, तो भी सारे इन्वेस्टर छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको फायदा ही नहीं दिख रहा। वो कह रहे हैं 1% का फायदा दिख रहा है, तो क्यों ही रिस्क लें, हम इससे अच्छा तो यूएस में इन्वेस्ट कर लेते हैं, वहां पर भी रिटर्न मिलेगा 1% का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यूएस के फेडरल रिजर्व, यहाँ पर आरबीआई है, यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व है, फेडरल रिजर्व ने अगर वहां के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए ना वहां पर, तो वहां पर फिर इंडिया से कैपिटल जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। सो दिस इज द मेन थिंग। देन व्हाट हैपेंस व्हेन द इन्वेस्टर पुल्स आउट? अब जब इन्वेस्टर पुल आउट करता है, तो फिर पता प्रॉब्लम क्या होती है, रुपी और डेप्रिशिएट करता है। कैसे? अब इन्वेस्टर ने मान लो कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, उसने बोला कि मुझे यहाँ से डिस इन्वेस्ट करना है, मुझे जाना है यूएस में, इन्वेस्ट वहीं पे करना है। तो वो रुपीज के बदले में डॉलर्स लेगा ना, कि बोलेगा ये लो रुपी और मुझे मेरे डॉलर दे दो। तो रुपये में मार्केट की सप्लाई बढ़ जाएगी और डॉलर की डिमांड बहुत हो जाएगी। जब सारे इन्वेस्टर्स एक साथ इंडिया से पैसा निकालना शुरू हो जाएंगे, तो डॉलर की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी और रुपीस की सप्लाई बढ़ जाएगी। वो कहते हैं रुपी ले लो, डॉलर दे दो, डॉलर दे दो। तो जब रुपये की सप्लाई ज्यादा और डॉलर की डिमांड ज्यादा, तो फिर रुपये की वैल्यू और कम हो जाएगी, फिर 100 रुपए का $1 हो जाएगा। तो उससे भी ये फिर प्रॉब्लम आती है कि व्हेन द अमेरिकन इन्वेस्टर डिसाइड टू एग्जिट इंडिया, he sells Indian bonds, he receive rupees in return। तो यहाँ पर everyone is suddenly selling the rupees, so supply of the rupees goes up, everyone is suddenly buying the dollars, demand for the dollar goes up, rupee becomes abundant, rupees की supply बहुत ज्यादा हो जाती है, its value falls, then so rupee depreciate against the dollar, so this leads to the depreciation of the rupee as it is exchanged for the dollars। then आगे, why it is situation doubly worrying even though US, अब देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर यूएस अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता, 4% से 7% कर दे, 8%, तब तो समझ में आती है कि हाँ यार इन्वेस्टर्स निकाल के पैसा ले गए। अभी तो यूएस और यूके ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया ही नहीं, फिर जो फॉरेन ये इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने पैसा क्यों निकाल लिया, पैसा क्यों निकाल लिया इन्होंने? तो सिंपल सी बात है, उनको दिख रहा है कि वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहे हैं और रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट करती जा रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ने वाली है, तो इसलिए अभी यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट नहीं भी बढ़े, फिर भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक टर्म यूज होगी, ये टेपर टैंट्रम। यहाँ बोला ना वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से ऐसा हो रहा है, कैपिटल इज ऑलरेडी लिविंग इंडिया, इंडिया से ऑलरेडी लोग इन्वेस्टर्स छोड़ छोड़ के जा रहे हैं,
तो अगर यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया ना, तब क्या होगा? तब तो फिर और ज्यादा कैपिटल फ्लाइट होगी। देन आगे एक टर्म यहाँ पर यूज हुई है, टेपर टैंट्रम, है ना। हाउ इज इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी टाई टू द यूएस? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस एडिटोरियल में ये भी लिखा हुआ है कि जो यूएस और यूके जैसी कंट्रीज हैं, इनकी जो फेडरल पॉलिसी है उसके साथ डेवलपिंग कंट्रीज की फेडरल पॉलिसी को उनको चलना पड़ता है। अब बात यह है कि हम एक सॉवरन देश हैं, हम अपनी फेडरल पॉलिसी अपने आप डिसाइड करें कि कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या कम करना, क्या करना, हमें डिसाइड करना चाहिए। हमारी पॉलिसी जो है, यूएस की पॉलिसी या यूके की पॉलिसी इंपैक्ट क्यों होती है? सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर यूएस अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा ना, फेडरल रिजर्व वहां का, तो ये वाले इन्वेस्टर छोड़ के वहां जाएंगे क्योंकि उनको यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा। तो अगर वो यूएस अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो इंडिया को भी बढ़ाना पड़ेगा, ये शो करने के लिए इन्वेस्टर्स को कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट है, हमने देखो कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया बॉन्ड्स के ऊपर, अभी भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो, आपको फायदा होगा। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो रुपीज की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उनको इन्वेस्ट करना है इंडिया में, तो रुपीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रुपीज की डिमांड बढ़ेगी तो रुपीज की वैल्यू डेप्रिशिएट कम होगी, रुपी की वैल्यू एप्रिशिएट होगी। पर अगर वो छोड़ छोड़ के चले गए तो फिर रुपी उनको चाहिए नहीं, उनको डॉलर चाहिए, तो रुपी की सप्लाई ज्यादा और डॉलर की डिमांड ज्यादा, तो फिर रुपी की वैल्यू और डेप्रिशिएट हो जाएगी। इसीलिए हमारी पॉलिसी, जो आप एडिटोरियल पढ़ोगे यू विल सी कि डेवलपिंग कंट्रीज की पॉलिसीज जो है, इट इज कनेक्टेड टू द इकोनॉमीज ऑफ यूएस एंड यूके। तो इसलिए हमें भी उनके हिसाब से चलना पड़ता है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट देन टेपर टैंट्रम। क्या होता है टेपर टैंट्रम? टेपर टैंट्रम, हाउ मेयर एक्सपेक्टेशंस आर इनफ टू ट्रिगर कैपिटल फ्लाइट। तो कई बार क्या होता है कि यूएस अपने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता, बट यूएस के फेडरल रिजर्व का जो हेड है, अगर उसने ये बोल दिया ना कि हम जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो और नहीं करेंगे। क्वांटिटेटिव ईजिंग होता है कि भाई अगर वो ये कह देना कि हम अब इंटरेस्ट रेट जो है और ज्यादा कम नहीं करेंगे, अब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। सिर्फ बोला है, किया नहीं है। सिर्फ बोलने से ही इम्पैक्ट इतना बढ़ जाता है कि इन्वेस्टर्स छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर टेपर टैंट्रम बोलते हैं इसको। टैंट्रम होता है ना, छोटा बच्चा एकदम से जिद करता है कुछ, उसको जिद करने लग जाता है, वैसे ही टेपर टैंट्रम का मतलब होता है कि एकदम से अभी सिर्फ स्टेटमेंट ही आई थी, अभी किया नहीं था और इन्वेस्टर छोड़ छोड़ के चले गए। सो दिस इज अ मेन एडिटोरियल। आप ये मेरा पीडीएफ पढ़ लेना, ये पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको ये सारी सिचुएशन जो है समझ में आ जाएगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कैपिटल फ्लाइट भी हो गया हमारा। देन हाउस लेबर मार्केट, ये आप छोड़ सकते हैं। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम एंड द चैलेंज टू द मल्टी कल्चरल नेशनलिज्म। तो इसके ऊपर मैंने आपके लिए एक पीडीएफ बनाई है वंदे मातरम के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं इसका क्रक्स, आप ये चीज समझ लेना बस। अभी हुआ क्या कि तमिलनाडु के अंदर टीवीके की गवर्नमेंट जीत गई, तमिलनाडु का तहरीक आज़म, तो वहां पर भी वंदे मातरम जो है प्ले किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि जितने भी स्टेट फंक्शंस होंगे तो वहां पर नेशनल एंथम जन गण मन तो प्ले होता ही है, और जो है वंदे मातरम भी अब प्ले होगा। वंदे मातरम जो है वो हमारा नेशनल सॉन्ग है। नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र जो है चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये नेशनल फ्रीडम का वॉर क्राई भी था। ठीक है, हमारा वंदे मातरम। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ये इंडिया में आप लागू कर रहे हो, तो ये ना वंदे मातरम अंग्रेजों से पहले से लिखा था, ये 1906 के अराउंड कहीं ये जाके उससे भी पहले का ही लिखा हुआ था। और उस टाइम पे अभी अंग्रेज आए नहीं थे, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये एक अपना नॉवल था आनंद मठ, आनंद मठ के अंदर ये वंदे मातरम लिखा हुआ था। ओरिजिनल वंदे मातरम जब लिखा गया और आनंद मठ के अंदर लिखा गया, आनंद मठ जो एक नॉवल था ना, उसके अंदर ये बात की गई थी कि मुस्लिम रूलर्स थे, मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट बहुत, मतलब उन्होंने लिखा था कि मुस्लिम रूलर्स को भगाओ और उनको उनको उनके घर जला देने चाहिए, मतलब ऐसी कोई चीजें उस आनंद मठ के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट ये चीजें वहां पर उनमें बोली थी, क्योंकि मुगल रूलर्स का रूल था तो उनको वहां से भगाना था। और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट भी की थी, नोवेल के अंदर लिखा हुआ था ये। जब आप मेरे पीडीएफ पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। उसके बाद जब आजादी की बात आई तो हमें अंग्रेजों को भगाना था, तो अंग्रेजों के टाइम पे भी जो हमने ये वंदे मातरम देखा, पहले टू स्टेंजास तो ठीक है, वो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की सॉइल के बारे में बात करते हैं, वहां तक तो वो सेकुलर है। बट जो उसके टोटल 6 स्टेंजा है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड स्टेंजा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, पहले 2 स्टेंजा सेकुलर है, इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया के माउंटेन्स, इंडिया की सॉइल, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम थर्ड स्टेंजा पे आते हैं तो दुर्गा गॉडेस, हिंदू गॉडेस के बारे में बात करनी,
देन उसके बाद एक धर्म के बारे में अगली स्टैंजा जो है पर्टिकुलरली हिंदू धर्म के बारे में है। तो जब जवाहरलाल नेहरू जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उन्होंने ये चीज डिस्कस हुई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम में से सिर्फ हम 2 स्टैंजा ही यूज करेंगे, बाकी वाले स्टैंजा हटा देंगे। द रीजन बीइंग इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। यहाँ पर मुस्लिम्स भी रहते हैं, यहाँ क्रिश्चियंस भी रहते हैं, यहाँ पर सिख भी रहते हैं, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं। तो अगर हम वंदे मातरम को पूरा अडॉप्ट करेंगे तो इट गोज अगेंस्ट द सेकुलरिज्म। अब वही बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने अभी जो ये नया रूल ये निकाल दिया कि सारा का सारा टोटल पूरा वंदे मातरम बोलना है, 6 के 6 स्टैंजा। अब ये तो कम्युनल पोलराइजेशन की तरफ जा सकते हैं। कम्युनल पोलराइजेशन मतलब कि एक कम्युनिटी की तरफ उनको ये दिखाने के लिए कि हाँ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। तो कम्युनल पोलराइजेशन की प्रॉब्लम जो ये देखने को मिल सकती है, देन सेकुलरिज्म को इफेक्ट कर सकता है। तो ये एडिटोरियल इसी के ऊपर है कि वंदे मातरम कैसे सेकुलरिज्म को पूरा कंप्लीट वंदे मातरम इफेक्ट कर सकता है। आप जब ये मेरी पीडीएफ पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट कि ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम जन गण मन। और ये तमिलनाडु का नेशनल सॉन्ग भी है। जैसे वेस्ट बंगाल का स्टेट सॉन्ग है ना, वैसे तमिलनाडु का स्टेट सॉन्ग है। देन वंदे मातरम इज अ नेशनल सॉन्ग, ये हो गया। देन तमिल सब ये कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी यही थी कि तमिल 2018 में तमिलनाडु के अंदर ना असेंबली के अंदर जब तमिल स्टेट सॉन्ग चल रहा था, तो एक पंडित थे, ठीक है, कांची पॉन्टिफ, इन्होंने खड़े नहीं हुए। ये कहते मैं नहीं खड़े होता। तो जब खड़े नहीं हुए तो इनके ऊपर केस वगैरह किया गया। तो इन्होंने बोला ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी किताब में लिखा है कि अगर हम खड़े नहीं होंगे तो फिर तमिल स्टेट सॉन्ग के ऊपर तो हमारे पर एक्शन आएगा। तो तमिलनाडु की फिर असेंबली ने उसके बाद उसको ये कर दिया कि आपको जब तमिल का स्टेट सॉन्ग बजेगा आपको वहां पर खड़े होना है रिस्पेक्ट पे, और आपको ये चीज करनी है। अगर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर एक्शन आएगा। तो फिर वहीं से फिर ये चीज आई कि वाई वंदे मातरम कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल क्यों है? तो इसके टोटल 6 स्टैंजा थे। और ये फिर इन्होंने बताया कि फर्स्ट 2 स्टैंजा डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड रिचनेस ऑफ द मदरलैंड। द लेटर स्टैंजा मूव इनटू द हिंदू रिलीजियस इमेजरी व्हिच क्रिएट्स कंसर्न व्हेन द फुल सॉन्ग इज मेड। द डिबेट देयरऑफ कंसर्न्स द यूज ऑफ स्टेट पावर, सेक्युलरिज्म। तो ये दिक्कत है इसके अंदर। देन हिस्टोरिकल ओरिजिन, वंदे मातरम वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन 1871। 1871 में लिखा था, देखिए। It was later included in Bengali novel Anandmat in 1882. देखिए आप, the novel was set during the Sannyasi rebellion, uprising of the Hindu monks against Muslim rule, the Nawabs of Bengal. In the novel, the Sannyasi fight Muslim rulers and welcome British rulers. तो ब्रिटिशर्स को तो वो सपोर्ट करें नॉवल आनंद मठ के अंदर। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर ये जो है ये वंदे मातरम भी लिखा गया था। तो यही कंट्रोवर्शियल है कि इट गोज अगेंस्ट द सेकुलरिज्म। सो दिस इज अबाउट दी दिस न्यूज। ये आप मेरा पीडीएफ पढ़ेंगे, ये विल गेट टू नो अबाउट इट। देन होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, 8.3 हो गया, तो हमने देखा होलसेल प्राइस इंडेक्स। देन गवर्नमेंट बैन शुगर एक्सपोर्ट। शुगर एक्सपोर्ट क्यों बैन हो गए इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। देन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यूनिलेटरल सैंक्शंस के ऊपर बात करी कि भाई जो यूएस जो है यूनिलेटरल सैंक्शंस लगाता है हर कंट्री के ऊपर, ये गलत है। और मैं आपको बात बता दूं कि अब क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस चल रही है, तो पहले हम रशिया से ऑयल नहीं ले सकते थे, हमारे पर टैरिफ लगाया था यूएस ने। देन ईरान से भी नहीं ले सकते थे। तो अब यूएस ने हमें रिलैक्सेशन दी थी, यूएस ने बोला कि आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे, 1 महीने के लिए अलाउ करें। तो ईरान के लिए तो जो हमें रिलैक्सेशन दी थी वो खत्म होगी, ईरान से तो अभी भी नहीं हम बाय कर सकते। रशिया से मई 16 को ये खत्म हो रही है। मई 16 के बाद हम रशिया से भी नहीं खरीद सकते। तो इसी के ऊपर कल मैंने पढ़ाया था व्हाट इज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया शुड टेक इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस कि किससे ऑयल खरीदना है किससे नहीं लेना, विदाउट गेटिंग प्रेशराइज्ड बाय एनी कंट्री। ठीक है, तो इसी के ऊपर वो यूनिलेटरल सैंक्शंस के ऊपर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये बोला कि एक कंट्री यूनिलेटरल सैंक्शन लगा रही है, दिस इज रॉन्ग। देन दिस इज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। देन वर्ल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा न्यूज नहीं है। यूके के प्राइम मिनिस्टर की बात मैंने आपको बता दी। रशिया और यूक्रेन के वॉर में काफी लोग ये मर रहे हैं। ईरान और यूए की लड़ाई चल रही है, लड़ाई इन द सेंस ईरान कह रहा है यूए यूएस को सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि हाल ही में नेतन्याहू इजराइल के जो वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि वो जब ईरान के साथ लड़ाई चल रही थी तो वो यूएई में गए थे। तो यहाँ पर ईरान कहता है कि हमें तो पहले से ही शक था कि यूएई जो है इजराइल और यूएस का साथ दे रहा है। तो अब इनके बीच में एनिमोसिटी और बढ़ गई है। देन उसके बाद लेबनान के साथ सीज फायर की बात हो रही है। क्यूबा के अंदर ब्लैकआउट्स हो गए हैं, लाइट चलेगी सब, क्योंकि क्यूबा को तेल मिलता था वेनेजुला से। वेनेजुला का प्रेसिडेंट निकोलस मेडोरो जो है यूएस ने कैप्चर करके ले गए। और यूएस कहता है कि तेल कहाँ दोगे, हम बताएंगे, क्यूबा को तेल नहीं देना। क्योंकि क्यूबा का जो रूलर है वो यूएस जो है उसके साथ बनती नहीं, क्यूबा के साथ यूएस की। तो फिर क्यूबा के अंदर तेल देने वाला सिर्फ वेनेजुला ही था और कोई दे नहीं रहा। अब उसकी इकोनॉमी जो है ऑयल पे चलती है।
जनरेटर्स और ये सब ऑयल पे, ऑयल थर्मल प्लांट्स नहीं है, तो वहां पर ब्लैकआउट्स हो गए हैं, ठीक है, एंड प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। तो यूएस ने वहां पर ब्लॉकेड कर रखी है, कोई ऑयल नहीं मिलेगा उसको। तो अब बस क्यूबा के ऊपर कब्जा कब्जा मतलब उसके लीडर को कब्जे करने की पूरी तैयारी है। देन दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। जापान के अंदर एक सिस्टम है, ठीक है, ये हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, वैसे मैंने ये आपके लिए ये बनाया वैसे पीडीएफ, जापान रिट्रायल रिफॉर्म, बट इसको हम स्किप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो।